नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है विक्रांत सिंह और इनकलाब जयते के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हमेशा मैंने कोशिश किया है कि अपने देश समाज से रिलेटेड जो हम लोगों का काम होता है, चाहे वो स्वच्छता हो या देश को बनाने में जिस तरह का भी काम होता है, तो हमने कोशिश किया है वो सारे काम जो हम करते हैं वो दिखाना, वो बताना। लेकिन उसके साथ में ये जो काम करते वक्त हमें मिलते हैं बहुत अमेजिंग अमेजिंग बहुत सारे ऐसे लोग जिनके काम से हम लोग भी प्रभावित होते हैं, जिनकी बातों से हम लोग भी प्रभावित होते हैं, जिनके पास में नॉलेज होता है, जिनके पास में एक अलग चीज वो चीजें होती है जो हमें भी नहीं पता होता। तो आज ये जो सेशन है, ये जिस भाई के साथ मैं करने वाला हूँ, इनका नाम है अमित सिंह। और भाई बहुत ही प्रखर होकर के और मुखर होके पुणे में बहुत सारी चीजों को लेके काम करता है, जो लेकिन जो मेन काम है वो ट्रीज के ऊपर में, और चाहे वो रोड्स के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर। तो इस ढंग से बहुत सारा इनका काम है। इस काम के दौरान ही हमारी मुलाकात हुई। और एक होता है ना कि आज मुझे मेरे हिसाब से अमित से मिले मुझे 4-5 साल हो गए। इन 4-5 सालों में एक बात जो मुझे हमेशा वो रही, अमित की हमेशा अच्छी लगी कि बहुत दिल से अपनी बातों को रखता है। और इनकी बातों में एक बात होती है कि जो चीजें मतलब छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीजें सरकारी तौर पे हमारे सामने में होती हैं, लेकिन उसके पीछे का जो तथ्य होता है वो सब बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। तो मैं आपने गौर किया कि इसके इंट्रो में मैंने कोई कितना पढ़ा है, कितना क्या किया है, ये सब नहीं। क्योंकि मैंने जिस ढंग से जज किया है, मेरा जो अपना जजमेंट होता है वो होता है काम और उसके व्यवहार, विचार और उसके विजन से। तो ये अमित जी का विजन है। समझ लो कि अमित को मैंने देखा है एक अलग ही व्यक्तित्व में। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग अमित के साथ में बात करने वाले हैं पुणे के बारे में, पुणे के आज के बारे में, पुणे के बीते हुए कल के बारे में और पुणे के आने वाले कल के बारे में। अब यहाँ से मैं चाहूंगा कि जो पहली चीज है, अमित भाई स्वागत है आपका। ठीक है भाई, पहले मैं चाहूंगा कि इसके अलावा ये जो जानकारी जो मैंने दी है, जो मेरे अपने दर्शकों के लिए है, इसके अलावा मैं चाहता हूँ मेरे जो भी देखने वाले हैं उनको आपके बारे में पता थोड़ा सा और आपके तरीके से, मतलब थोड़ा उनके आपके शिक्षण के बारे में या एक छोटा सा आपका इंटरव्यू कि क्या है आपके बारे में, थोड़ा सा नॉलेज। शिक्षण शिक्षा तो एवरीथिंग देखो हमने, अबाउट यू। हाँ, एक छोटा सा शिक्षा तो एवरीथिंग देखो अबाउट हमने अब छोटे में क्या, चलिए शिक्षा के बारे में ही बोल लेते हैं। थोड़ा शिक्षा सा। हमारा मेन एरिया जी इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है, लेकिन उसको जुड़कर मैथमेटिक्स और अप्लाइड फिजिक्स के एरिया में हमने शिक्षा प्राप्त की है। हमारा जो रिसर्च एरिया है वो है अर्बन स्टडीज का, जिसको खास करके रिसोर्स कॉम्प्लेक्सिटी कहा जाता है। मतलब आप एक शहर में रहते हो या आप जहां भी रहते हो, जीते हो, आप सारे संसाधन जो आप कंज्यूम करते हो, जिसका आप इस्तेमाल करते हो, वो सारे संसाधन नेचर से आते हैं। ये ग्लास बना आपका नेचर से आ गया, ये आपने कागज की इस्तेमाल की नेचर से आ गया, ये आपने पत्थर के टेबल के ऊपर आप बैठे हो ये नेचर से आ गया, आपने कपड़े पहने जी ये भी नेचर से आ गया, सब कुछ। और आपके यूज होने के बाद ये सारी चीजें वापस नेचर में जाती है। यस, ठीक, बिल्कुल। तो अब इसका जो साइकिल है ये जब तक पूरा नहीं होता तब तक आपको ये सारे प्रॉब्लम नजर आएंगे, चाहे वो वायु प्रदूषण का हो, चाहे कचड़े का हो। अच्छा, इतना इजी लो भाई, समझ लो भाई, बहुत इजी में समझा समझ दिया, गया? बहुत अमेजिंग, बहुत हाँ? बढ़िया लगा। हाँ, तो ये गड़बड़ ये है कि जो चीजें आपने नेचर से ली, ह्यूमन बीइंग क्या है, वो एक टूल मेकिंग एनिमल है। ह्यूमन बीइंग शेर या बाघ या उस तरह तो थोड़ी है कि वही चले गए सवेरे आज जी खाने का बंदोबस्त करते जी, चलो एक नील गाय को मार लिया हो गया, 3 दिन के लिए हम सूखी हो गए। ह्यूमन बीइंग तो वो है नहीं। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ह्यूमन बीइंग टूल बनाता है। वो टूल बनाकर फिर नेचर को प्रोसेस करता है और फिर नेचर को प्रोसेस करके उसको कंज्यूम करता है। ये ह्यूमन बीइंग का इंटेलिजेंस है। ठीक, तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन नेचर को प्रोसेस करने के बाद उसका जो पूरा लाइफ साइकिल है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। यार प्रदूषण हो रहा, आप देख रहे हो नदियों में आपका जी सुएज बह रहा है, आप देख रहे हो कचड़े के पहाड़ बन रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पूरी तरह से इसको स्टडी करके इसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल को आपने पूरा नहीं किया है। तो आपने उसी तो के ऊपर हमारा स्टडी। इसी के ऊपर काम है।
अच्छा, क्या वो मतलब स्पेशली क्या रिसर्च वर्क उसी के ऊपर में है आपका, जैसे कैसे? अभी देखो, एक मिसाल के तौर पे ले लो कि हम अ, वायु प्रदूषण ले लें। हाँ। ठीक है, अब ईंधन जल रहा, पेट्रोल डीजल वगैरह। अब ये पेट्रोल डीजल जलाकर जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो, ट्रांसपोर्टेशन चलाते हो, तो मात्र 12 से 18% वो पेट्रोल डीजल का जो पावर है वो कन्वर्ट होता है ट्रांसमिशन में। बाकी जो जलता हुआ पेट्रोल डीजल है वो वैसे का वैसा आप वायु में छोड़ देते हो, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो। तो करीब 78% से लेके 88% तक पेट्रोल का जो अवशेष है या डीजल का अवशेष है तो वैसे ही उठा के आप कचरा एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हो, वायुमंडल में फेंक रहे हो। ठीक, अब जब ये पेट्रोल या डीजल का आप जिक्र करते हो तो इसमें से बनते हैं 750 अलग अलग टाइप के कंपाउंड, 750। लेकिन आप ये 750 का मापदंड तो लगाते नहीं हो, आपके पास उतने इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है, ये साइंस का गैप है। और वो कचरा वायुमंडल में जाके क्या कर रहा है उसका थोड़ा बहुत हमें पता है, सब कुछ का पता है नहीं। ठीक, अब उसको यदि ठीक करना हो तो पेड़ों के अलावा दूसरा कोई टेक्नोलॉजी भी आदमी के पास है नहीं। पेड़ ही है जो CO2 हो गया, NOx हो गया, SOx हो गया, ये सारों को सांस में लेकर के बाद में आपको प्राणवायु या ऑक्सीजन देती है। एक वही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। चाहे जो बोले लोग कि ये टेक्नोलॉजी है, ये वो टेक्नोलॉजी है, जो हमने बहुत टेक्नोलॉजी देखे 25 साल में, आज तक है, सबका आउटपुट है और सबका जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट है, उसमें एम्बॉडीड एमिशन में कई सारी चीजें हैं, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी साफ सुथरा तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं है पेड़ों के अलावा जो आपको ये सीधा करके दे सके। अभी इसका यदि हम एक ही गैस का सोचे कि भाई उसके ऊपर हम थोड़ा सा सोच के उसको गौर करें, जैसे CO2 जिसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का जो लाइफ है वो एटमॉस्फेयर में 1000 साल है। अच्छा, हाँ, मतलब कहने आपने का सोचा मतलब कि इसको मुझे समझना है इजी लैंग्वेज में, अगर समझें तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर मेरे अभी बाइक से कोई अभी अगर CO2 निकला है, हाँ, तो वो 1000 साल तक वातावरण में रहेगा। उसकी लाइफ है? हाँ, उसकी लाइफ CO2 जैसे हमारी 100 साल है। जैसे आपकी 100 साल है वैसे वो CO2 गैस की लाइफ एटमॉस्फेयर में 1000 साल। अच्छा, ओके। समझ गए? हाँ, हाँ, अब ये नई बात प्रॉब्लम पता का, चली। हाँ, प्रॉब्लम का डायमेंशन तो समझ में आ गया आपको। हाँ। अब पुणे जैसे शहर में जो 1 करोड़ आबादी है, करीब करीब 540 स्क्वायर किलोमीटर की पुणे की एरिया है, पुणे पिंपरी चिंचवड़ दोनों यदि साथ में आप पकड़ लोगे तो ये 540 550 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एमिशन तैयार कितना हो रहा है, कितना धुआं निकल रहा है? तो 2.5 से 3 करोड़ टन हम हर साल एमिशन तैयार करते हैं पुणे। अच्छा, पुणे पुणे सिर्फ पुणे पुणे। इसको ठीक करने के लिए आपको पेड़ कितने चाहिए? 100 करोड़ पेड़ चाहिए। मतलब एक आदमी के पीछे आपको 100 पेड़ चाहिए। आपके पास पेड़ कितने हैं? आपके पास सिर्फ 56 लाख पेड़ है। मतलब 2 आदमी के पीछे एक पेड़ है। ये आपकी वस्तु स्थिति है। और ये जो 550 स्क्वायर किलोमीटर है, यहाँ पे आपका सिर्फ 9% जो है जमीन वो पेड़ों से ढका हुआ है, बाकी खुला है। क्या आपने बिल्डिंगें बना दी जी, सड़कें बना दी, 63% सरफेस एरिया पुणे का आपने कंक्रीट में, बिल्डिंगों में कवर कर दिया। तो जब ये परिस्थिति होगी तो निश्चित है कि भाई आपका पोल्यूशन जो है 400-500 ppm तो होने ही वाला है। हम फिर भी सह्याद्रियों से घिरे हुए हैं, जंगल है, इस वजह से थोड़ा बहुत हम रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पे 60-70 किलोमीटर की दूरी पे लवासा है, वहां पे बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है। वहां पे 70-80% पेड़ों से वो कवर हुआ है, 10-20% मान के चलिए कंक्रीट है या सड़कें। तो वहां पे AQI 10 है, यहाँ पे AQI सीधा 400 हो जाता है। आप समझ गए? हाँ, ये तो ये बोलने का तात्पर्य ये है कि यदि हम 100 करोड़ पेड़ नहीं लगाएंगे तो आपके पास कोई हल नहीं है। दूसरा कोई हल नहीं है। चाइना ने 3,500 करोड़ पेड़ लगाए, तब जाके उन्होंने बीजिंग और कई सारे शहर जो है उनके साफ सुथरा करा। नहीं, अभी मेरा जो अभी जैसे हम लोग पहुंचे जहाँ पे, हम भी यहीं पे आने वाले थे कि भाई पेड़ों के बारे में ही हम लोग पहले चर्चा करने वाले थे कि पेड़ों के बारे में,
तो एक जो हम लोग पुराना पूना देखते हैं, जब जब मैं पुणे आया था आज से 15-20 साल पहले, तो जो एक पूना था बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, बहुत ही सुंदर हुआ करता था, पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करता था। मेरे हिसाब से 2005 में पुणे का पॉपुलेशन क्या था, शायद 20 लाख, 15 लाख करीब था, 15 हाँ 15 दस से 20 पंद्रह लाख, लाख हाँ 10-15 लाख होता है। तो और उस समय जंगल भी उसी ढंग से थे। तो ये जो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, इसको तो हम लोग कर्व नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो तो पॉपुलेशन होना तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, हाँ। पॉपुलेशन के कारण ही तो बाकी सारी चीजें हो रही है ना। ना ना, तो ना यही तो गड़बड़ है। देखो, अब क्या कहा जाता है कि आपको दूसरे देशों की तुलना दी जाती है, आपको सिंगापुर का तुलना दिया जाता है, या आपको टोक्यो का तुलना दिया जाता है, हांगकांग का तुलना, हाँ हाँ। इसराइल का तुलना दिया जाता है, स्वीडन का तुलना दिया जाता है। भारत क्या है? यदि सिंगापुर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोगों की आबादी की पॉपुलेशन की है, या टोक्यो 1 या 1.5 करोड़ आबादी की पॉपुलेशन का शहर है, तो भारत 100 टोक्यो है, 100 इसराइल है, 100 स्वीडन है। भारतवर्ष को आपको ठीक करना है तो आपको भी उसी तरीके से सोचना पड़ेगा ना। चक्कर में हम कहाँ फंस जाते हैं, हम सोचते हैं कि पूना बस यही 550 स्क्वायर किलोमीटर तक ही सीमित रहे। पूना जो जिला है ये 15,500 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें 9,000 स्क्वायर किलोमीटर खाली पड़ा हुआ, अभी बंजर जमीन है। बंजर जमीन है, बंजर जमीन। अब मैं पहुंचता वहां, लेकिन मैं चाह रहा था कि धीरे धीरे लिफ्ट अप। अब देखिए, आपको जब भी आप कहते हो कि भाई मिसाल के तौर पे हमें बेहतरीन शहर बताइए भारतवर्ष में, तो मिसाल के तौर पे आपको चंडीगढ़ दिया जाता है। तो चंडीगढ़ क्या है, तो 100 स्क्वायर किलोमीटर है। वहां पे जनता कितनी रहती है, तो 10 से 15 लाख जनता रहती है, आबादी रहती है। तो पुणे में आपके पास 150 चंडीगढ़ सामान्य जितना आपके पास जगह है। आप 150 चंडीगढ़ भले मत करिए, आप 2 तो करिए। पुणे से ज्यादा दूर नहीं मगरपट्टा, मगरपट्टा तो पुणे में ही है, राइट। उन्होंने तो ठीक कर दिया सब कुछ, उनका कोई कचरा लैंडफिल में नहीं जाता है। उनकी गलती ये हो गई कि पुराने पेड़ उन्होंने तोड़ दिए। अब उनको भी उस चीज का एहसास हो गया कि अरे यार, पुराने पेड़ हमने तोड़ने नहीं चाहिए थे। लेकिन चलिए, बन तो गया ना कुछ। यदि वो बन सकता है तो बाकी पुणे का क्यों नहीं हो सकता? ये जबरदस्ती का जो पुणे का ग्रोथ किया जा रहा है, कुछ निजी, जिसको कहते हैं स्वार्थी लोगों के हाथ, इसके चक्कर में आप पुणे का राष्ट्र में कोई भी आप शहर ले लीजिए, 63 सिटीज है, 63 शहरों का करीब पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर आबादी वाले जो पॉपुलेशन है, यही ग्रोथ इकोनॉमी है पूरे देश की। और इनके तरफ पूरी तरह दुर्लक्ष्य किया जाता है। कोई भी टाइप की प्लानिंग की इनपुट इनको नहीं मिलती। इनका पूरा कार्यभार जो है, ये आईएएस अधिकारी जो वन एग्जाम वंडर होते हैं, इनके हाथ में दिया जाता है। और ये शुरुआत से मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि स्टार्ट टू फिनिश ये सिर्फ चोरी करते हैं। और चोरी 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया कि पैसे वाला चोरी, कि विक्रांत सिंह ने आगे जी मुझे 100 करोड़ पकड़ा दिए, मैंने कुछ उसको जो उल्टा सीधा था वो कर्मकांड कर लिया, वो एक चोरी है। दूसरा चोरी है काम की चोरी, कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो अपने साथ, आपके कार्यकाल में आपको जो पावर्स दिए हुए उसके साथ में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप कुछ करते नहीं, क्योंकि आप चाहते नहीं हो ना। आप तो चाहते हो अपना 3 साल आप किसी तरीके से निकाल के अगला प्रमोशन ले लो। आपकी सोच उतनी है संकुचित। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। हाँ, तो फिर अभी अमित भाई, एक होता है ना कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि अपन लोग ही सिर्फ जो है इस देश की चिंता कर रहे हैं। और भी लोग हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे ईमानदार आईएएस भी हैं, आईपीएस भी होंगे ईमानदार, जो कहाँ पे चूकते हैं हम। मतलब कि जब ये आईएएस का प्रिपरेशन हो रहा है, बहुत सारे जो आईएएस होंगे उनके भी अपने सपने होते होंगे, जिनके मन में ये आता होगा कि नहीं यार, हम आ रहे हैं तो हम अपने देश में एक बड़ा बदलाव करेंगे। तो 75 साल तो हो गया ना। नहीं, यही मेरा पॉइंट है कि वो कहाँ पे आपके हिसाब से वो जो टेक्निकल चीजें हैं, या मतलब ये जो अधिकारी हैं, ये कहाँ पे चुकते तो हैं। एक ही एग्जांपल के साथ बात करते हैं, पुणे वाले एग्जांपल के साथ बात। नहीं, हम रैंडम आप बात करो, रैंडम आपको बोलते हैं, जिससे कि क्या हो ना कि हाँ, एक चीज एक समझ। तो ये जो शहर जो है पूरे भारतवर्ष के, इनका एग्जांपल लेके बात करते हैं। उसमें पुणे अपना एक शहर, राइट। यहाँ पे एक म्यूनिसिपैलिटी है, उसको कहा जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब उसको इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ स्वायत्त संस्था, मतलब वो स्वयं अपने डिसीजन ले सकता है, ठीक। इसके प्रमुख में एक आईएएस अधिकारी को बिठाया जाता है। इस आदमी की आपको क्या लगता है कहाँ रिपोर्टिंग होती है?
वो स्वायुक्त है, स्वयंभू है। इसके लिए वो एक सीनियर अफसर होता है, 17-18 रैंक मेरे ख्याल से उसका पे ग्रेड का होता है। इतना सीनियर होता है कि उसका कोई रिपोर्टिंग ही नहीं होती, वो जो चाहे कर सकता है और उसको पूरी इम्यूनिटी है, उसको कोई कुछ नहीं उसका उखाड़ सकता। क्यों, इसके ऊपर भी तो कुछ तो होगा, हाँ, सिस्टम तो अभी अपने पास में तो बना छुट्टी, हुआ है। तो छुट्टी जाना है तो किसी को तो पूछना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसका रिपोर्टिंग होता है सीधा चीफ सेक्रेटरी से, मतलब राज्य के। सीधे। हाँ, जो राज्य के प्रधान आईएएस व्यक्ति है उनके साथ में उनका रिपोर्टिंग होता तो क्या बाकी कार्य जो होते हैं उसके लिए उनकी कोई रिपोर्टिंग वहां नहीं होती? है ना। वो सारे डिसीजन खुद ले सकता है। नहीं, डिसीजन वो खुद ले, हाँ। लेकिन डिसीजन का जो रिजल्ट है वो तो उनको वहां देना पड़ता होगा ना। हाँ, तो वो चीफ सेक्रेटरी कर रहा है। अच्छा, वो चीफ हाँ, सेक्रेटरी। सीधा चीफ सेक्रेटरी कर रहा है। ये जो हमारे पास में एक जो रहता है कि चीफ सेक्रेटरी जनरली मुख्यमंत्री के आसपास होते हैं। हाँ, मतलब तो वो चीफ उसके सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, कैबिनेट और गवर्नर। हाँ। ठीक। चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्टिंग कहाँ है? तो कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ। कैबिनेट सेक्रेटरी किसके साथ रिपोर्ट कर रहा है? प्रधानमंत्री, सेंट्रल कैबिनेट और राष्ट्रपति। इस तरीके की ये सिस्टम की रचना है। ये सिस्टम की रचना ऐसे क्यों है? ताकि इनके काम में यदि ये कुछ अच्छा करना चाहे तो कोई हस्तक्षेप ना करे, तो इनको इतनी फ्रीडम है। तो इसका ये तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन बता हाँ, दिया भाई कि बिल्कुल। अगर आईएएस बस कोई ऐसा अगर वो यदि ईमानदार- चाहे कल से कि इसको ठीक, वो एक झटके में सब ठीक कर, बिल्कुल इतना पावर है, इतना पावर है उसको। इतना पावर। तो एक चीज इसमें आता है कि फिर आता है एक पॉइंट आता है कि जैसे हम बताते हैं कि आईएएस, फिर आते हैं ये नेता लोग। तो क्या मतलब आईएएस के पावर को नेता लोग ओवरलैप कैसे करते हैं फिर? नेता लोग आईएएस का ज्यादा से ज्यादा उसका ट्रांसफर करवा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ओके। और पुणे के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी एक आईएएस अफसर जो अरुण भाटिया जी थे, उनका ट्रांसफर किया गया और पुणे के सारे नागरिक सड़क पे उतर गए उस ट्रांसफर के खिलाफ। ये भी हुआ पुणे के इतिहास में, ये भी हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब पुणे के नागरिक इतने सजग है, इतने सजग। हाँ, इतने यदि सजग है तो फिर प्रॉब्लम क्यों है भाई? कचड़े का, कूड़े का, सड़क का, पानी का, नेक्स्ट ये सवाल समस्या क्यों है? तो क्योंकि वही बात है कि जो सजग नागरिक हैं उनकी संख्या बहुत कम। बहुत कम है। तो चलिए 60,000 70,000 सजग नागरिक होंगे, लेकिन ये 60-70,000 ही सही, ये नागरिक है तो सही, ये लोग उठकर बात करने के लिए तो तैयार है ना। तो इनको कॉन्फिडेंस में कौन ले? तो आईएएस तो रहता अपने महल में, उसको तो ये लेना देना नहीं नागरिक की प्रॉब्लम से, उसको ये भी लेना देना नहीं कि उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या नहीं। उसको तो पता है पक्का कि टेन्योर के साथ में, उसकी सीनियोरिटी के साथ में उसको प्रमोशन मिल जाना है, उसका करियर पाथ सेट है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहां पे इन लोगों के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ अच्छा करने का। और यदि कोई देश का यदि कैंसर है आज, तो ये 7,500 आईएएस अफसर है जो देश का कैंसर बने हुए। आज ये पूना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आप यदि कल एक कॉर्पोरेशन की तरह बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर लिस्ट कर दोगे ना, और कहोगे कि ये कॉर्पोरेशन है, नॉन प्रॉफिट संस्था है, लेकिन हमें बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्ट करना है, जो नागरिक है वो शेयर होल्डर है, जो हम टैक्स भर रहे हैं, हम जो चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे शहरों में, हम इसके शेयर होल्डर बन गए। एंड एज अ सेक्शन 8 कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इवन एज अ ट्रस्ट आप नया कानून बना के इसको लिस्ट कर दीजिए, ताकि कम से कम ढंग से तो काम हो। आज 15,642 पुणे कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज हैं और ये बहुत निडर तरीके से पुणे के मालिक बन बैठे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यही मेरा यहाँ पे है जो पॉइंट है। जैसे हम लोग सिर्फ अगर वन मैन प्रेशर अगर बनाए, उसकी जगह अगर हम लोग ये जब देखते हैं काम करने के दौरान में, हम देखते हैं कि जो पूरा सिस्टम एक लेवल पे, जैसे हमारी बात हो रही थी कि लेयरिंग है, कि लेयर्स बने हुए हैं, आईएएस है, उनके नीचे एक लेवल नीचे के आईएएस है, फिर उनके नीचे बीएसआई, एसआई, बहुत सारे ऐसे पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, लेयर्स बने हुए हैं। अब एट द एंड ऑफ द डे जो ग्राउंड में काम करने वाला व्यक्ति है और ऊपर वाला काम करने वाला व्यक्ति है, ऊपर काम करने वाला व्यक्ति जितना भी मोटिवेशन और ये बनाता है, तो बहुतों बार ऐसा होता है कि वो ग्राउंड तक ही नहीं पहुंच पाता, वो मोटिवेशन मतलब जो है ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता। यदि कोई करना चाहता है वो तो कर देता है ना। हाँ, ये अभी तो ये मेरा पॉइंट था। मैसूर जैसे शहर में कर दिया, इंदौर है, इंदौर में आपने कर दिया, भोपाल में कर दिया, चंडीगढ़ में कर दिया, त्रिवेंद्रम में आपने कर दिया। भाई ये तो वही आईएएस है, वही है, सेम चीज। तो तो मतलब फिर यहाँ आके क्या क्या हो जाता है? तो कहने का मतलब है कि अगर कोई आईएएस अगर इस ढंग से मन बना ले कि मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कि चाहे कुछ भी तुम कर लो, मेरा लक्ष्य ये है, मैं इस लक्ष्य को लेके चलूंगा, तो और मुझे करना है, तो वो उसके पास में रोकने वाला उसको कोई नहीं। हमने जो देखा है, जो हमारा तजुर्बा है, बड़े शहरों में जैसे ये आईएएस आ जाते हैं
इनके पास में इतना पैसा आ जाता है और इतना रिसोर्सेज आ जाता है कि ये पागल हो जाते हैं, बिल्कुल सटिया जाते हैं। बंबई का बजट आप देख लोगे तो 75,000 करोड़ है। अब सोचो एक आईएएस मालिक बन बैठा है उस 75,000 करोड़, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? होगा ही नहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व। सारे लगे हुए हैं पैसा बटोरने में। पुणे का देख लो, 25,000 करोड़ पुणे पे खर्च होता है। 12,500 करोड़ रुपया पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है। 10 थोड़े दिनों में 15,000 करोड़ हो जाएगा। 10,000 करोड़ रुपया आपका पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट है। 3,500 करोड़ रुपया आपका पीएमआरडीए का बजट है। आप सोचिए, $500 बिलियन प्लानिंग अथॉरिटी को दिया जाता है। कहीं मतलब पूरे दुनिया में आप सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट को भी ले आओगे ना और कहोगे कि भाई हमको ये शहर की प्लानिंग करनी है, आप ठीक से करके दे दीजिए, 100 करोड़ के ऊपर आपका खर्चा नहीं आएगा। आप 3,500 करोड़ हर साल खर्चा कर रहे हैं इतने बड़े डायनोसार को पाल कर रखने हैं। करते क्या है ये लोग? कुछ भी, सिर्फ पैसे बटोरने में लगे हैं। तो अच्छा, इसमें फिर जो नेता का वर्ग है, नेता वर्ग के बारे में क्या सोचते हो? मतलब ये तो मेरे समझ में आया कि ये जो आईएएस हैं ये वर्ग है। नेता वर्ग तो गंवार है। अच्छा, तो फिर क्या जनता का रिप्रेजेंटेटिव बन करके जब जा रहे हैं तो क्या उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती इस बारे में कि भाई उनका विजन कहाँ पे उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा ना। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नेता क्या है? नेता हमारे सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। आप जब कई बार आपने कई वीडियो में देखे होंगे कि देश में सिर्फ 1% या 2% लोग टैक्स भर रहे हैं, राइट? तो 1% या 2% लोग जो टैक्स भर रहे हैं या 3% लोग जो टैक्स भर रहे हैं वो एजुकेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी है। 97% लोग तो आपके गरीब है ना, वो तो इनकम टैक्स भरने के भी लायक नहीं बेचारे। वही लोग नेता को चुनकर लाते हैं। तो नेता कौन होगा? उनका ही रिफ्लेक्शन होगा। 2 दफा हमें, 3 दफा कह सकते हैं हमें कि अच्छे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। सौभाग्य था हमारा कि 3 प्रधानमंत्री हमें पढ़े लिखे मिले, वन आफ्टर द अदर, जिसके वजह से देश का विकास हुआ, सही सही अर्थों में विकास हुआ, सही अर्थों में हम कहीं पहुंच पाए। उसी के धुआं के ऊपर अभी भी गाड़ी चल रही है। पहले थे नरसिम्हा राव जी, दूसरे थे अटल जी और तीसरे थे मनमोहन सिंह। अटल जी की तरह तो मेरा एक विजन था। अटल जी को पढ़े लिखे होने के अलावा भी उनके अंदर एक विजन थी कि भाई मुझे देश को कहाँ ले जाना है, कुछ सोच थी उनके अंदर। बाकी नेता लोग तो सब जो उनके बाद जितने भी आए सब गंवार है। नहीं, अगर अगर आप ये जो देखते हो, जैसे अगर यही बात है ना, मुझे हमेशा ये लगता है यार, विजन के हिसाब से देखें, आज मेरा पर्सनल ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जो एक वर्ल्ड लेवल पे अगर बात बोली जाए या चीजों को बोला जाए, तो पर्सनली मुझे लगता है कि हाँ यार, कहीं ना कहीं पहले जो देश को लेकर के जो एक भावनाएं थी, मतलब होता था कि हमारा देश एक लेवल पे होता था। हमें भी याद भी है कि यूएस का घोड़ा होता था तो वो भी हम लोगों को लगता है ओ भाई इसके साथ फोटो खिंचा ले आदमी। अब अंदर से वो नहीं लगता, क्योंकि अपने को अंदर से फीलिंग ये आ रही कि नहीं यार, अपन भी ग्रोथ में है, अपन भी आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रहा है कि हम ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब बड़े आयाम में हम देखते हैं कि ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वही चीज जमीन पे हम आते हैं, जमीन पे देखते हैं, मतलब शहर के लेवल पे देखते हैं या सोसाइटी के लेवल पे देखते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा कमियां लगती हैं। हम फिर घूम करके फिर वहीं आ जाते हैं कि जैसे अगर हम देश के लेवल पे देखें तो कि हाँ भाई देश ग्रोथ कर रहा है, या जो भी रैंडम बहुत सारे फिगर्स हैं, मैं उन फिगर में ना जाते हुए कि फिगर्स हैं कि भाई ये हम लोग जीडीपी में 4 नंबर में हैं, उस पे ये इकोनॉमी में हम इस नंबर पे हैं, या जो भी है जैसे भी है। लेकिन जब मैं फिर घूम करके जमीन पे आता हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ या अपने इस समाज में अभी के सिचुएशन को देखता हूँ, तो फिर मुझे वो कमी लगने लगती है। फिर वो यहाँ पे तो हमें एकदम बिल्कुल ही वो लगता है कि यार, मतलब कैसे यार, अभी ट्रांसपोर्ट की चीजें नहीं है। अभी जैसे हमने बार बार, अभी हम लोग अगर खुले खुले बात करें, जैसे पेड़ है पुणे में, पुणे में जिस ढंग से पेड़ कट रहा है, या आपने तो इसके ऊपर में लड़ाई की है, आपका वो क्या था, क्या कौन सी लड़ाई थी, किस बात पे आपने सुप्रीम कोर्ट तक आप गए थे वो पेड़ वाले इशू को लेकर? गणेश किंड रोड को लेकर और क्या था बाकी। वो? अब गणेश किंड हम लोग रोड, सब्जेक्ट सब्जेक्ट पे उसको पकड़ के मैं चलना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को भी पता चले कि किस टाइप का काम हुआ और कहाँ पे काम होना चाहिए। गणेश खंड रोड पे क्या हुआ था वो? पहले अभी आपको रोड का समझा देते प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ? हाँ, क्योंकि ट्रैफिक का दर्द तो सबको है। सबको है सब। और ये कैसे एक ढकोसला जता रहे हैं, मतलब जनता के आंखों के सामने धूल झोंकने का काम ये आपके आईएएस आईपीएस के लोग कैसे करते हैं, ये आप पहले वो समझ लीजिए। तो पूना में 2,500 किलोमीटर सड़क है और 350 स्क्वायर किलोमीटर का पूना शहर है।
20-25 साल पहले 80 स्क्वायर किलोमीटर पूना शहर था और 400 किलोमीटर सड़क थी। तो अभी इन्होंने पिछले 20 सालों में 7 गुना सड़क बना दिया, 55 फ्लाईओवर खड़े कर दिए। ट्रैफिक का मामला मामला लेकिन इनसे छूटा नहीं। अब आप जब भी इनके साथ कहीं मीटिंग में जाते हैं तो सबसे पहला चीज आपसे क्या कहा जाता है? अरे सड़क की कमी है। सड़क की कमी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सड़क बनना चाहिए, आपको लगता है सड़क बनना चाहिए, पर सड़क आपने इतने बना दी है, तो सड़क बनाने से आपने क्या ट्रैफिक का प्रॉब्लम छुड़वाया? उल्टा ट्रैफिक तो बढ़ गया। होता क्या है, एक काउंटर इंट्यूटिव सोच है ये। आपको लगता है सड़क और बनने से मुझे सड़क मिलेगी, नहीं, आपको नहीं मिलेगी। पूरे देश में लोग गाड़ियां खरीदेंगे और उनको उनके लिए भी वो सड़क बनेगी। तो सारी गाड़ियों को अकोमोडेट करने के लिए आप उतना सड़क बना ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आज पूना की परिस्थिति ये है कि पूना में 70 लाख गाड़ियां हैं और 1 किलोमीटर एक लेन का यदि हम ले लेंगे तो एक गाड़ी का डायमेंशन 5 मीटर बाय 3 मीटर होता है। उतना जगह तो वो लेगा, मतलब एक लेन में सिर्फ 200 ही गाड़ियां फिट होंगी, इससे ज्यादा तो आप फिट नहीं कर सकते। ये अप्लाइड फिजिक्स है, ये तो स्कूल में 5 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन नेतागण और उनके IAS IPS अधिकारी आपको बताएंगे कि सड़क हमें डबल करना जरूरी है, क्योंकि सड़क डबल करने से हम कमीशन खाएंगे। पैसा कमाने का हमारा वही जरिया है। आपको ये सच नहीं बोलेंगे, वो आपको ये बताएंगे कि ये है। साथ ही साथ में वो ये बोल देंगे कि 10% जो सड़क है पुणे का 285 किलोमीटर, उसमें 90% ट्रैफिक जी बीतता है। तो 10% सड़क के ऊपर यदि 90% ट्रैफिक बीतता है तो उस 10% सड़क पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं है? तो वो पूछते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर पे यदि एक बस दिया जाए तो 285 किलोमीटर पे 285 बसें होंगी। 285 दो डबल कर दीजिए, आने के लिए और जाने के लिए 570 बस होंगे। आपके पास 2000 बस पड़े हैं, आप पहले 570 बस यहाँ लगवाइए ना। तो आपको कहा जाएगा कि नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं मालूम, सड़क बढ़ाने से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे वगैरह वगैरह, इस टाइप के आपको कहानियां दी जाएंगी। और ये सड़क बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने हजारों पेड़ों का कत्लेआम किया है पूरे पूना में। तो ये पेड़ों का जब वो कत्ल करते हैं तब उस वक्त को पुणे के सांस को वो मार देते हैं। इट्स लिटरली लाइक पुणे के एक लंग का एक टुकड़ा को वो हटा देते हैं, क्योंकि पेड़ ही एक टेक्नोलॉजी है जिसके साथ में हम प्रदूषण को फाइट दे सकते हैं। पेड़ काट किस लिए रहे हैं? सड़क बनाने के लिए। सड़क किस लिए बना रहे हैं भाई? ट्रैफिक को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप ज्यादा लोगों को एनकरेज कर रहे हैं गाड़ियां लेने, आप ये नहीं कर रहे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लाकर अच्छी बसें जिनमें AC हो, जिनमें साला कॉफी की एक मशीन हो जहां मेरे को कॉफी मिले, जिसमें मेरे को ऐप पे पता चले बस कितनी देर में आएगी और मुझे उसमें बैठने की जगह मिलेगी या नहीं, सुविधा मिलेगी या नहीं, जिसमें कंफर्टेबल सीटिंग हो। इस तरीके का मेरे को आप एक अच्छी सुविधा क्यों नहीं देते? पूरे दुनिया में तो आप दे सकते हो, यहाँ क्यों नहीं देते? तो कहेंगे पैसे नहीं है। अब फिर हम बोलेंगे ठीक है पैसे नहीं, तो पता करके भाई सड़कों पे कितना पैसा खर्चा होता है। तो 3,500 करोड़ रुपया पूना हर साल में प्रोजेक्ट्स और रोड डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा करता है। प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट क्या है? 3,500 करोड़, 3,500 करोड़ करोड़ सालाना। मतलब हर साल हर साल इतना पैसा करोड़ खर्चा होता है। होता बिल्कुल है। बिल्कुल, रोज का 10 करोड़। रिपेयर या मेंटेनेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, नया रोड, नए पुल, नए फ्लाईओवर, नए अंडरपास, ये सब चीजों के ऊपर टोटल 3,500 करोड़ रुपए। लंदन शहर का बजट है 500 करोड़ रुपए, लंदन सिटी का बजट। 7 गुना पूना खर्चा करता है, 3,500 करोड़ रुपए। और फिर भी सड़कों का हाल ये है, तो ये पैसे जाते कहाँ हैं? चलो कोई ना, हम सब कुछ को तो ठीक नहीं कर सकते, हम IAS को ठीक नहीं कर सकते, हम ये सड़क वालों इंजीनियर लोगों को ठीक नहीं कर सकते। इंजीनियर के तो हम मसले, आला मसले बहुत और कुछ। हमारा ये कहना है कि जब जब आप पूना का एक बड़ा पेड़ काटते हो, 100 टन का एक पेड़ है मान के चलिए, उसका उम्र होगा 200-250 साल, बरगद का एक बड़ा पेड़, उस पेड़ को आपने काट दिया, कानून के हिसाब से आप क्या कहते हो कि भाई हमें उसका पेड़ का हमने उम्र दिखा दिया जी 50 साल, 50 हम जी आपको छोटे छोटे पेड़ पकड़ा देंगे। अब आपने 100 टन पेड़ हटा दिया, 100 टन का आपका ऑक्सीजन या जो पोल्यूशन खींचकर ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी आपने पुणे की कम कर दी। उसके जगह पे आप लाके दोगे मुझे 50 छोटे छोटे पेड़, वो पता नहीं जिएंगे मरेंगे क्या होगा। यही चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा यही है इसी सवाल पे, जैसा मैंने बार बार बोल रहा था कि गणेश खिंड जो रोड हुआ था, जैसे वो कट रहा था जो भी है,
एक बात हुई थी, मुझे याद है कि एक बार हम लोग वार्ड ऑफिस में एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो वो बार बार एक चीज को पुश कर रहे थे कि हम जो है पेड़ों को ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, रीट्रांसप्लांट या रिलोकेट करवा रहे हैं, यहाँ से उठा के वहां ले जा रहे हैं। तो मुझे लगा था उसी समय कि ये तो मतलब ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, कहाँ ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं? हाँ। तो है कोई ऐसा जगह जहां पे आप दिखा ले सको कि भाई यहाँ पे है वो? 2000 आपका क्या इस पे रिसर्च किया है? 2024 से पहले, हाँ 24 से पहले। 2024 से पहले हाँ, इनका ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस है वो 1% है। 1%। 1%। 100 पेड़ यदि इन्होंने ट्रांसप्लांट की तो उसमें एक बचा है। 2024 के बाद हम घुसे हैं, तब से हम इनके सिर के ऊपर बैठ करके कोर्ट में जा करके ये सारे झंझट करके हम इनसे कुछ काम ठीक से करवा रहे हैं। अभी क्या एक आइडिया पकड़ के चले तो लाखों पेड़ कटे हैं। क्या? और ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा ट्रांसप्लांट? चाय का ट्रांसप्लांट? अभी नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं करते हैं ये लोग ठीक से। सही से यदि कुछ करने लग जाए तो ये हालत में थोड़ी ना है। आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, बड़े बड़े पेड़ों का एग्जांपल देते हैं। हमने कहा भाई उसी मिट्टी में उसको ट्रांसप्लांट कीजिए ताकि वो बचने की उसकी क्षमता हो। रूट मास जो है पेड़ का उसी मिट्टी में होता है, तो आपको हाईवे वाइड करना है ना, तो आप उसको वाइड कीजिए, उसको उखाड़िए और ठीक तरीके से सही तरीके से उसको ट्रांसप्लांट कीजिए ताकि वो पेड़ बच जाए। इन्होंने हमें सारे आश्वासन दी कि हम करेंगे जी, सही से करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आप कोर्ट मत जाइए, आप हमको मत परेशान कीजिए, रोड वाइडनिंग करने दीजिए, शहर का विकास होना जरूरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारा अगड़म बगड़म हम सुन लिए, बेवकूफ बने, उनको हाँ कह दिए। खड़की पोस्ट ऑफिस से लेके, जब आप खड़की स्टेशन से बाहर निकलते हैं, खड़की पोस्ट ऑफिस से लेके वो जो अगले मुला रोड तक का जो चौक है, करीब 20 बरगद के बड़े बड़े पेड़ लेफ्ट हैंड साइड में जो इन्होंने, आपको याद है? याद है? अरे कैसे भूल जाएंगे, उसको देख के तो लगता था कि मतलब वही ट्रांसप्लांट, वही तो पूना था। आपको तो कुछ करना ही नहीं, उधर से उठा के उधर डालना है, वो भी आपने सही तरीके से नहीं किया। आप बताइए, वहां यहाँ पे आर्मी ने भी सपोर्ट नहीं किया। आर्मी सपोर्ट तब करेगी जब आप आर्मी के पास जाओगे, उनका दरवाजा खटखटाओगे। तो हमारी टीम क्यों नहीं गई? आपकी टीम? तो हमारी टीम उस वक्त को हम बेवकूफ बन गए ना। अच्छा, उस समय अभी नया नया हम लोग भी सीख ही रहे थे। हम भी कोशिश कर रहे थे कि भाई उनके गरीबी का वक्त हम भरोसा कर रहे थे, अभी भी करते हैं। हाँ, अभी भी करते हैं। हमारे भी तो लिमिटेशन होते हैं, तो अभी भी हमको कोई बेवकूफ बना देता है, कोई आईएएस अफसर आके बोल देता है अरे कर देंगे, ठीक है। हम तो 1984 से बेवकूफ बन रहे हैं। 84 में शरद पवार अंकल ने बोला था कि अरे फिक्र मत करो, यूनिवर्सिटी रोड के पेड़ कटेंगे, एशियाड गेम है, ये हो जाने दो, हम आपको अलग पेड़ लगा के देंगे। लेकिन उन्होंने वादा पूरा किया। ग्लिरिसीडिया जो है 3,500 एकड़ के ऊपर उन्होंने ग्लिरिसीडिया लगवाया। लेकिन ग्लिरिसीडिया तो अभी वो आज, हाँ, तो यही उनके साइंटिस्ट लोगों ने उस वक्त को ग्लिरिसीडिया लगवाया क्योंकि उनको फास्ट ग्रीनिंग की जरूरत थी। आज अभी उन्होंने ग्लिरिसीडिया, हमें बड़े मुश्किल से आंदोलन करके वो ग्लिरिसीडिया मिली, आज वो कहते हैं ग्लिरिसीडिया काट के हमको जी दूसरे पेड़ लगवाने। आप सोचो, ये तो इस तरीके के इनके काम करना है। मेरा ये पूछना है कि ये जो एक्सोटिक पेड़ अभी ग्लिरिसीडिया लगा दिया, हाँ। अभी अब ये बोल रहे हैं कि ये गलत है। हाँ, अब ये बोल रही है। अभी मैंने किसी बॉटनी के प्रोफेसर से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि ये विक्रांत इतना इजी नहीं है कि अब ग्लिरिसीडिया में अपना एक सिस्टम बना रखा है, इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, अगर हम इसको काट के हटाएंगे वहां पे दूसरा पेड़ डालने जाएंगे, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरा पेड़ इतने आराम से आएगा। आपके पास यदि बना है ना, बिल्कुल, आपके पास यदि आज 1 लाख टन ग्लिरिसीडिया है, तो 1 लाख टन जो पेड़ है वो तो प्रदूषण पी के 1 लाख टन बना ना। आप यदि उसको काट दोगे, उसको वापस वो प्रदूषण को तो एटमॉस्फेयर में रिलीज करोगे, सीधा इक्वेशन है। नहीं, अच्छा, बाकी ये नेटिव स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, वो एक्सोटिक स्पीसीज, वो सब में तो वो बाद की डिबेट है। तो क्या हम लोग ये भी तो एक चीज है ना कि हो सकता है कि अपन अभी ग्लिरिसीडिया जो है इसका पेड़ काट रहे हैं, एक सिस्टम में काटे हैं। मान लीजिए कि हमने एक एरिया लिया, 500 मीटर का एरिया लिया, इसको हमने क्लियर किया और इसकी नया नेटिव प्लांट लगाया कि इसको 2-3 साल दिया इसको ग्रो होने के लिए, 2 साल, हर एक 2 साल में हम अगर एक एरिया लें, उसका वो हटा के, तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में, आने वाला 20 साल 25 साल जो एक फ्यूचरिस्टिक टाइम होगा जिसमें हमारे पास में हमारे नेटिव पेड़ होंगे, हमारे नेटिव पेड़ों का जंगल होगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन सरकार ने नहीं करना चाहिए। मतलब सरकार ने नहीं करना चाहिए? सरकार करेगी तो फेल हो जाएगी। सरकार का आप कोई भी प्रोग्राम ले लो, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अपना ये क्या नाम है इसका, पूना सरकार, सब प्रोग्राम फेल। कोई एक प्रोग्राम इनका सक्सेस नहीं, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे होगा भी नहीं।
अभी यदि मैंने कोई सुना- सक्सेस करता है तो वो एक अलग कॉरपोरेशन सक्सेस करता है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सक्सेस इसलिए किया क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक अलग कॉरपोरेशन थी, सरकार से हटकर। आईसीआईसीआई बैंक जब सरकार से हटी तो वो बेहतरीन बैंक बनी। आईडीबीआई बैंक जब सरकार से हटी तो वो बेहतर बनी। अभी भी आईडीबीआई सरकार के चंगुल में है। आप इमीडिएटली फर्क बता, आप एचडीएफसी में चले जाइए, आईसीआईसीआई में चले जाइए, आईडीबीआई में चले जाइए, स्टेट बैंक में चले जाइए, आपको इमीडिएटली फर्क पता चल जाता है। नहीं, ये तो जो आप बोल रहे हो ये तो हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि हमारे देश की एक यही तो है कि यार आज 75 साल हो गए लेकिन आज भी हम कुछ नहीं बन पाए। हाँ, वो या गांधी जी तब बोल गए कि जहां सरकार राजा बन जाएगा वहां जनता भिखारी बनेगी। तो अभी ये तो एक चीज चला आया है, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, जैसे हम और आप लोग हैं, और हमारा थॉट ही अलग है ना। हमने एक देश बदलने के लिए आए हैं। हाँ। हमारे विचारों में है कि तुम कितनी भी हाँ, मतलब हम अंग्रेजों से जब लड़ गए हैं, हमारे हाँ, पूर्वज हाँ, अंग्रेजों से लड़ हाँ, करके लड़े, भगाया बिल्कुल हमारे। लड़े, हाँ। हाँ, तो हमें हमारे लोगों से लड़ रहे हैं और हमें लड़ना ही है, हमें छोड़ना तो है नहीं। जब तक हमने ठाना हुआ है कि भाई जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक हम अपनी चीजों के अपने ढंग से पूना नहीं बनाएंगे या अपने ढंग का भारत नहीं बनाएंगे, हम लड़ते रहेंगे। इनफैक्ट कि उसमें उसके गवाह आप खुद भी हैं। परिस्थिति अभी ऐसी हो गई है हाँ। कि अंग्रेजों के जमाने में था कि हम बचेंगे तो लड़ेंगे, ठीक है। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम लड़ेंगे तो बचेंगे, बिल्कुल, हम लड़ेंगे तभी तो हम बचेंगे। बचेंगे। यही है पॉइंट। तो मेरा यही कहना है कि हमने ये भी देखा है ना कि आपकी अपनी एक लड़ाई चल रही है जो ट्रीज को लेकर के आपकी लड़ाइयां रहती हैं, जिसमें मैंने देखा है कि आपकी पूरी जो टीम है, पुणे संवाद की जो टीम है, पूरी ताकत से लड़ते हैं आप लोग। सभी लोग जाते हैं, करते हैं, जो भी है, आपका बड़ा योगदान रहा है उसमें। हमने देखा कि लड़ाई लड़नी शुरू हुई है तब जाकर के एक बड़ा बदलाव आया है। हाँ, नहीं तो कोई बड़ा वाली वारिस नहीं था इस शहर। हाँ, बिल्कुल। सेम चीज जब मैं देखता हूं कि अगर कचरे और स्वच्छता को लेकर के अगर बोला जाए, तो जो हमारी टीम है जिस ढंग से लड़ रही है, तब हमें एक समझ में आ रहा है कि हम कुछ बड़ा बदलाव कर पा रहे हैं जमीन पे। और बहुत बचा है काम करने। हाँ, नहीं और इनसे करवाने का जो आप जमीनी बलशाली काम करते हैं, जी जी, ठीक है। तो आप इतने जो बलशाली काम कर रहे हैं, 12 साल से आप है, सत्या जी है, बाकी सब, तो कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ? ठीक, क्योंकि ये तो हमें पता ही है, ये हाँ, अनवरत एक बहुत बड़ी लड़ाई है। बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ा। इसमें ये इन लोगों ने माफिया बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो पता, हमें भी खुद लगता है हर कि ये स्टेज पे इन्होंने माफिया बना रखा है। लोभ इतना आ चुका है, इतना ग्रीड आ चुका है, जो पर्सनली हम सिंपल है। देखते हैं। 3,500 टन पुणे में रोज कचरा जनरेट होता है। ये आप चाहो या ना चाहो, ये रोज कचरा बनेगा पुणे। इसमें से 1,000 टन करीब करीब आपका प्लास्टिक का कचरा, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है। उसको पेलेट बनाइए, उसको फर्नीचर बनाइए, उसको वोट बहुत सारी चीजें हैं, अभी उसको बता रहे हैं। जला दीजिए बॉयलर फ्यूल में, अब जो मर्जी कीजिए, उसको टाइल बना दीजिए, उसको ईंट बना दीजिए, तो वो एक हो सकता है। 2,500 टन करीब कचड़े का जो वेट वेस्ट है, उसको आप कंपोस्ट करके आप पेड़ लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा का पूरा जो हमारी फार्म है, पूरे फार्म का जो हमारा सीन है, फार्मिंग का जो हमारा सीन है, अगर हमें देखा जाए कि हमारा पूरे जो फार्मिंग का सीन है, आज हम लोग सारा का सारा फर्टिलाइजर पे जो सेट हुए हैं। मेरा ये कहना है कि फर्टिलाइजर की जगह हम लोग ये कंपोस्टिंग भी तो यूज कर सकते थे। हाँ, कर सकते। और अभी भी हमारे पास में जब दिखाया जाता है कचरे का, वो जब दिखाया जाता है, तो हम लोग ये दिखाते हैं कि वेट वेस्ट का हमारा एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है, बहुत बड़ी चीजें जो हैं, वो सब कहाँ जा रहा है? वो फार्मलैंड में जा रहा है। तो एक खर्चा कितना होता है हर साल को, सिर्फ इस चीज के मैनेजमेंट को, कि भाई आपके घर से कचरा उठाया जाए वो लैंडफिल तक जाने तक के 1400 करोड़ रुपया पुनः खर्चा करता है। 1400 करोड़ रुपया खर्च होता है। मैंने 2000 करोड़ ऐसे कुछ तो। हाँ, 2,000 करोड़ पकड़ लो। अच्छा। अब हो क्या रहा है, लैंडफिल में 32 टन की गाड़ियां खड़ी है, वहां आपका सारा कचरा कॉम्पैक्ट करके उस लैंडफिल में भरा जा रहा है। मतलब वो ट्रकों में भरा जा रहा है, ट्रक ले जा रही है इस कचड़े को गुलबर्गा, और यहाँ से 800 किलोमीटर दूर चंद्रपुर, वहां पे सीमेंट के प्लांट में इस कचड़े को जलाया जा रहा है। लेकिन ये कौन सा वाला है? ये इसमें भी दो चीजें हैं ना, कि वेट वेस्ट है या नहीं, ये ड्राई वेस्ट की हम लोग ड्राई वेस्ट है। लेकिन ये ड्राई वेस्ट जा रहा है यहाँ से 800 किलोमीटर दूर, समझे। अब वहां जाके वो जल रहा है,
इसका खर्चा जो आप बोझ डाल रहे हो एनवायरनमेंट पे, ये अलग चीज है। इसको ये लोग कहते हैं बायो माइनिंग। अब वो बायो माइनिंग वाला तो नहीं चाहता ना कि अपना ट्रांसपोर्टेशन और अपना जो उसका माफिया चला हुआ है वो बंद हो जाए। ये बिल्कुल वाटर टैंकर वाला माफिया की तरह है कहीं ना कहीं गेम। हाँ बिल्कुल समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल वो गेम वही हाँ, है वही कि वही वाटर टैंकर और ये जो है सेम सेम चीज कि कहीं ना सेम कहीं एक चीज सिस्टम बना लिया गया है हाँ, जिसमें कि पैसा बन रहा है, जिसमें पैसा बन रहा है। तो हाँ, ये एक चीज है इसमें, जैसे ये चंद्रपुर तक ले जा रहे हैं या जो 800 किलोमीटर बाद दूर ले जा रहे हैं, तो क्यों, मतलब इसमें ठीक है ये एक पॉइंट है कि आगे चल के कैसे गेम कर सकते हैं जा रहा है। ये लैंडफिल की माफिया को जिंदा रखने के लिए 1500 गाड़ियों की एक ट्रांसपोर्टेशन माफिया है जो ये वेस्ट को उठा उठाकर ले जा रही है लैंडफिल तक। अब ये 1500 गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन माफिया को जिंदा रखने के लिए एक स्वच्छ नाम की और एक अलग ऐसे स्वयंसेवी संस्थाओं की माफिया है जो आपके घर से कचरा उठा के यहाँ ले जा रहे हैं। तो अब मान के चलो कि ये, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा बात रखूंगा बिकॉज की स्वच्छ के बारे में बात आई है। भाई मेरा पर्सनल जो अनुभव है कि अगर स्वच्छ नहीं तो क्या, क्योंकि स्वच्छ जो काम कर रही है वो दूसरा, वो कोई हमारे पास पर्याय ही नहीं है स्वच्छ के बिना। कोई और करे ना काम। या तो ये है ही स्वच्छ में कोई नहीं, अभी ये या तो आज ये की डेट स्वच्छ में कोई स्वच्छ के अलावा कोई ऐसी कंपनी ही नहीं है या या कोई ऐसा है ही नहीं या जो, ये स्वच्छ के में कोई एवोल्यूशन हो। हाँ ये हो 25 सकता साल है कि एक 25 साल पहले स्वच्छ संस्था इसलिए बनी क्योंकि उनको ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना था। ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का मतलब ये है कि तुम जीरो कचरे की तरफ चले जाओगे। तो कहाँ हुआ जीरो कचरा? तुम स्वच्छ का 900 लोग यदि स्वच्छ में आए तो 900 लोग से अभी तक 90 लोगों ने आने चाहिए थे, क्योंकि आखिर को मैं तो ये नहीं चाहता ना कि मेरा कूड़ा कचरा कोई और उठाए। कोई भी नहीं चाहता। जो भी एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेबल आदमी हो तो नहीं चाहता कि भाई ये मेरा टट्टी कोई और साफ करे। ये 2026 में हम जी रहे हैं, तो हमारी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम स्वच्छता की और कैसे जाए, कैसे हम जीरो वेस्ट की तरफ जाए। पर जीरो वेस्ट की तरफ तो हमारा एक भी वार्ड नहीं है। 1500 करोड़ खर्चा हो रहा है, 2000 करोड़ खर्चा हो रहा है, कर क्या रहे हैं भाई इतने पैसे का? तो जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो वो बिल्कुल साफ सुथरी निकलती है, फिर नीचे जाते जाते चिनियाली सॉल में आप उसमें और पानी डाल देते हो, देहरादून में जी और आप उसमें सूएज ऐड कर देते हो, आगे चले गए हरिद्वार ऋषिकेश में फिर भी लोग नहा लेते हैं, आगे चल के यूपी में सारे जितने शहर है बिल्कुल वो जुड़ते जुड़ते कानपुर के सारा पानी, जब तक आप इलाहाबाद में प्रयागराज में पहुंच गए तब तक तो उसका पूरा बट्टा बोल हो जाता, राइट। तो इसी तरीके से जब आपके घर में आपका जब भी जो भी सामान आता है तब तो वो कचरा नहीं होता ना। एट दैट टाइम आप उसको यूज कर रहे हो, उस वक्त को यदि उसका डिस्पोजल हो गया तो फिर जीरो वेस्ट। लेकिन पॉइंट ये है ना अमित कि ये तो एक कहने वाली बात है ना भाई कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं 1980s में पूना जीरो वेस्ट था, लेकिन इसलिए ना था क्योंकि प्लास्टिक ही नहीं था वहां, प्लास्टिक ही नहीं था। बात सही, जब प्लास्टिक नहीं था इसीलिए हमें ये जीरो वेस्ट दिख रहा था भाई। हाँ। लेकिन आज के डेट में प्लास्टिक है, इसीलिए मैं क्या, मेरा पॉइंट ये हो रहा है कि अगर हम लोग रियलिस्टिक एक सोच लेके, एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो दो चार चीजें मुझे यही जानना है कि अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के चले, हम ये पता नहीं कि यार देखो मैंने भी स्वच्छ के साथ बहुत काम किया है, कमियां हैं ऑफ कोर्स हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं बिकॉज कि उनको टाइम पे गाड़ी नहीं मिलती, बहुत सारी चीजें उनको अपनी साथ में ही दिक्कतें होती हैं जो कि मैं देखा है जमीन पे जाके। बहुतों बार ऐसा होता है कि जब वो जाते हैं जहां काम करने के लिए वहां पे हमें पता चलता है कि वहां से मतलब एक छोटा सा 100 रुपए देना होता है फी, वो लोग नहीं देना चाहते हैं, जबकि मतलब हमारे देश में 5 रुपए हम लोग दान में दे देते हैं, लेकिन दिन का 5 रुपए नहीं 3 रुपए हमें देना है स्वच्छता के लिए, हम नहीं दे पाते हैं। पॉइंट मेरा ये कहने का मतलब है कि यार एक रियलिस्टिक अप्रोच लेकर के हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा क्या कहना है कि आप सोर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसी रिसाइकलर का हो या किसी प्रोसेसर का हो या कोई भी चीज हो, उसका प्रॉब्लम क्या है कि मेरे सोर्स का सप्लाई मेरे पास है नहीं। आई हैव टू डिपेंड, वो सीमेंट का फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, उसको डिपेंड करना है किसी और के ऊपर कि वो लेकर आएगा तब मैं इसको प्रोसेस करूँ। कोई प्लास्टिक रिसाइकलर हो जो पैलेट बनाएगा, वो कब तक वो डिपेंड करेगा कि प्लास्टिक मेरे पास पहुंचेगा तब जी मैं रिसाइकल करूंगा, उसका पैलेट बनाऊंगा, उस फ्यूल में परिवर्तन करूंगा, उसका मैं टी शर्ट बनाऊंगा, उसका मैं फर्नीचर बनाऊंगा, उसका मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ईंट बनाऊंगा, कुछ भी हो। यहाँ पे आप सोर्स के ऊपर बैठे हुए, और आप क्या करते हो तो वो सोर्स को उठा के आप लैंडफिल में डालते हो, और फिर आप कहते हो जी मेरे पास पढ़े लिखे लोग हैं जो 20 साल से हमारी जागीर के सरदार बने हुए हैं, ये लोग कर क्या रहे हैं? फिर जाके सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हम जी इतना 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 कर क्या रहे हो? आप आपके पास सारे टेक्नोलॉजीज है,
सारे लोग ऑलरेडी जान चुके हैं दुनिया में कि करना क्या है इस प्रॉब्लम को लेकर। मुझे तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है इनफैक्ट कि मेरा ये कहना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअली यही तो हमारी सॉल्यूशन है। हाँ। कि अगर वेट वेस्ट के बारे में जब बात करते हैं तो जो वेट वेस्ट हमारे हम कैसे देख रहे हैं वेट वेस्ट को कि वेट वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जब मैं उसको वेट वेस्ट को देखता हूँ कि अगर ये वेट वेस्ट सही से सेग्रीगेट हो जाए तो ये हमारे अगर खेतों तक सही से सेग्रीगेट होकर कंपोस्ट के तौर पे पहुंचे, हमारे खेतों में फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। जो कि आज हमारा पूरा मोस्टली जो इंडिया के खेत हैं मोस्टली आज बैरन, मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स जिस ढंग से चल रहा है, जिस ढंग से पॉल्यूशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक टाइम में आने के बाद वो पूरा का पूरा बैरन होने चला जाएगा। अगर हमने फिर से रियल कंपोस्ट ऑर्गेनिक की ओर बढ़ना है तो यही हमारा वेट वेस्ट जो है हमें मदद कर सकता है वहां कंपोस्टिंग के लिए। लेकिन हम लोग उसको उस ढंग से क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें 1500 करोड़ 2000 करोड़ खर्चा करके इस माफिया को जिंदा रखना है। माफिया को जिंदा रखना है, ये नहीं करना है। दैट इज द ओनली रीजन। बाकी दूसरे शहर कुल कर रहे मिला हैं। के गेम ये कर दें कि हाँ। यहाँ पे आज हमारी अगर स्वच्छता को लेकर के जो सबसे बड़ा झमेला है या परेशानी जो है वो यही है कि ये जो कुछ तंत्र है जिसको हमने जबरदस्ती अपने सर पे बिठाया हुआ है, जिसको माफिया का नाम दिया जा रहा है, माफिया ही है ना, कि जो ये हमारे कचरे को घुमा रहा है। आप एक बताइए मेरे को, अभी इतने साल का आपका अनुभव है जी, ठीक है, तो मेरे को बताइए आपके अभी एक आदर पूनावाला क्लीन सिटीज नाम का एक फंड, ये क्यों जी आपके घर से आके कचरा नहीं उठाता? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज, इनको रोका गया है। राइट? क्यों रोका गया है? रोका उसमें गेम है कि हाँ। उसमें रोका इसलिए गया है क्योंकि ये अगर सब जगह जा करके अगर काम करने लगेंगे तो जो लोग रैक पिकर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं इसमें वो लोगों की जीवनी मारी जाएगी। तो उन्होंने एक दल बना करके कि नहीं इसको रोकना है, इसको रोकना है। हाँ। हाँ? हाँ। क्यों? तुम भी तो उसका पार्ट हो सकते हो। आ जाओ रोहन। तुम भी तो उसका पार्ट हो सकते हो, नहीं हो सकते हो? ये मेरा भाई, तो तुमने जाके उनके साथ में जॉइंट वेंचर नहीं करी? हाँ। कि सर आप आ रहे हो, आप संसाधन ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम साथ में मिलकर काम करते हैं, हम दोनों मिलकर जीरो वेस्ट की तरह कैसे जा सकते हैं आप ये बताइए। हम ये इकट्ठा करने का काम करते हैं, आप इसको जो सही दिशा देनी है आप वो दीजिए। वहां पे उनको स्वच्छ वालों ने रोका, वहां पे उनको ये ट्रांसपोर्ट माफिया ने रोका, वहां पे उनको ये लैंडफिल माफिया ने रोका। किसी ने भी उनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने नहीं दिया। उनको क्या काम दिया गया? उनको काम दिया गया कि जहां पर भाई स्वच्छ के वर्कर नहीं जा रहे हैं, सड़क में जहां कचरा पड़ा हुआ है 600 किलोमीटर जो भी है, हाँ। या जहां पे हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या हुआ? ये जो आप बोल रहे थे ना कि भाई 100 रुपया नहीं देना चाहता आदमी, तो 100 रुपया नहीं देना चाहता आदमी, और आदमी क्या कर रहा है? वो आदमी उठा रहा है कचरा और सड़क पे फेंक रहा है, वो आदमी उठा रहा है कचरा और नदी में फेंक रहा है, वो आदमी उठा रहा है कचरा कहीं कोई फ्री प्लॉट पड़ी हुई है, एम्प्टी जमीन पड़ा हुआ है वहां पे फेंक रहा। तो आपको ये विजुअल पोल्यूशन दिखने लग गया, तो आप उनको क्या कहते हो? जाइए जी वहां जहां हम नहीं जाते हैं कचरा उठाने के लिए, आप वहां जाके कचरा उठाइए। तो आपकी जो ये इतनी बड़ी यंत्रणा है, इतना बड़ा कारोबार आपने बना रखा है, कॉन्ट्रैक्टर का, जो सड़क साफ करते हैं उनके, स्वच्छता कर्मियों का, स्वच्छ का, ये ट्रांसपोर्ट माफिया का, लैंडफिल वालों का, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग ये कर रहे हैं कि आपके खर्चे पे आदर पूनावाला के या किसी के भी वो कचरा वो अपने पास ला रहे हैं, उस कचड़े का 2 पैसा अपने जेब में कैसे जाता है उसको वो डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये माफिया हो गया या नहीं हो? हाँ। मतलब ये मेरा स्पेस है, मैं ये मिल्कियत के ऊपर, इस जागीर के ऊपर मैं शहंशाह बनकर बैठूंगा, मैं नहीं सुधरूंगा। आप चाहे जो कर लो, मुझे सुधरना नहीं है, मुझे जीरो वेस्ट की तरफ जाना नहीं है, मुझे कोई इवोल्यूशन नहीं चाहिए। मेरा ये जो चलेगा, ये जो जिस तरीके से माफिया चलेगा ऐसे ही चलता रहना चाहिए, ये तरीका है। मेरी तो अंतरात्मा अभी यही कहती है एट द एंड ऑफ द डे कि जैसे अभी हम लोग कचरे के ऊपर में काम कर रहे हैं, मेरी अंतरात्मा हमेशा अब ये कहती है कि यार अपना बेस्ट लगा दो और जनता को जागृत कर दो। हाँ, मेरी अंतरात्मा ये कह रही है कि भाई एक ही चीज है एट द एंड ऑफ द डे कि आप जितना ज्यादा जनता को, जितना ज्यादा आप लोगों को जागृत करोगे, लोग अगर जागृत होंगे, समाज जागृत होगा, जहां जिसकी चांसेस हैं, जिसमें हमको लगता है कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा चांस यही है कि हम लोग समाज को जागृत कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल समाज सही जागृत बात, हो सकता है। सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज की जागृति हो गई तो चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, उसको कहीं ना कहीं एक बदलाव का सामना करना ही पड़ेगा। मेरा अपना पर्सनल एक अनुभव शेयर करता हूं भाई। अभी इलेक्शन हुआ, मैंने देखा इतने सालों तक हम लोग काम कर रहे हैं, जब हमने देखा कि
अभी इलेक्शन के बाद में एक बड़ी पॉजिटिविटी आई। हो सकता है ये टाइम बीइंग के लिए हो या जो भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेटर्स हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि सर हमें काम करना है आपके साथ में। ये नहीं तो हमने कुछ शर्तें भी रखी। हमने ये शर्त रखा कि हम काम करेंगे लेकिन आपकी पार्टी का झंडा नहीं चाहिए हमें। तैयार हो गए, कहेंगे मेरा कोई झंडा नहीं लेके आऊंगा। हमने कहा कि कोई भी जो होता है ना पार्टी का स्लोगन ये वो हमें कुछ नहीं है, आपका नाम वाम भी जो है ना एज ए ठीक है नगर सेवक हैं आप, ये है ठीक है। और आपको जान के बड़ा हैरत होगा अमित भाई कि कुछ ऐसे नगर सेवक हैं कि जिन्होंने हर चीज हमारे हमारे जो कंडीशंस होते हैं ना, कि हमें भी एक लगता है ना यार कि कल के डेट में मैं एबीसी किसी पार्टी के सदस्य के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक होता है ना कि हमारे नाम को तुरंत जोड़ दिया जाएगा, अरे ये तो उसको तो उसके साथ दिखा था। तो हमें भी एक डर लगता है कि नहीं यार, हम लोग भी चाहते हैं कि लेबल लग जाएगा। लेबल नहीं लगे हमारे ऊपर में। हाँ, लेबलिंग नहीं चाहिए भाई, हमने इतना जीवन बिताया है वो समाज से, मतलब एक होता है ना कि अपनी ईमानदारी पे जिए हैं आज इतना काम करने के बाद। लेकिन हमारे मुझे ऐसा लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी के साथ में एक इवोल्यूशन की अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हाँ, एक बड़ा बदलाव आ रहा है कि मेरा अगर ये कहीं हम नगर सेवक के साथ काम करके उनको मोटिवेट कर दें। ना, ये जो लोग हैं, हाँ। मैं कहता हूँ कि पूरे पूना के जनता से मेरी ये दरखास्त है, हाँ सिर्फ ये स्वच्छता कर्मियों से नहीं, पूरे पूना की जनता से मेरी ये दरखास्त है कि आप क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि ये ऐसे ही चलता रहे? ये मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये स्वच्छता के जो लोग हैं, स्वच्छ के जो कर्मी हैं, ये कर रहे हैं, इनके बच्चे भी यही करें, उनके बच्चे भी यही करें, आपके समाज में यही यही सिस्टम चलता रहे। बिल्कुल नहीं, तो ये तो कोई मतलब एवोल्यूशन नहीं है ना, ये बिल्कुल नहीं ना, एवोल्यूशन नहीं है, ये ना ही ये हाँ, कोई संस्कृति है, ये तो गलत ये मजदूरी है। संस्कार है क्या? ये क्या टाइप की मजदूर? मतलब आप चाहते हो कि कचरा में लोग काम करते रहे, आपके शहर में कचरा में लोग काम करे, आपके देश में करे? ये क्या चल रहा है? कब आप राइज अप हो जाओगे और कब आपको लगेगा कि ये प्रॉब्लम का हम इस तरीके से एक हल निकाले कि इसको हम फाइनल खत्म करें? ये नेचर में जो हमारा कचरा वापस जा रहा है, ये कचरा ना जाए, ये नेचर को वैल्यू ऐड करें। कि कब हम कार्बन न्यूट्रल, वाटर पॉजिटिव, जीरो कचरा हो जाए, जीरो डिस्चार्ज हो जाए। ये चीजें जब आप ड्रीम नहीं करोगे, आप प्लान नहीं करोगे, और ये इजीली पॉसिबल है, कई जगह हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये कई जगह हो चुका, सॉल्व प्रॉब्लम है। इंदौर के बारे में अगर हम लोग बात करें, इंदौर के बारे में अगर हम लोग बात करें, लोग भले ही, अगर मैंने ये देखा है कि लोग इंदौर के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो हमारे पुणे में एक चीज को वैसे रखा जाता है कि इंदौर 8 साल पहले पुणे से सीखने आया कि हमारा सिस्टम कैसा है काम करने का, और आज हम लोग जाते हैं उसके पास सीखने के लिए। पहला। दूसरा, जब हमें अपने आप को बचाव करना होता है तो हम ये बोलते हैं अरे इंदौर का सिस्टम अलग है। क्यों नहीं, उनका क्या बोलते हैं, इंदौर का सिस्टम अलग है, वहां की जनसंख्या कम है, हमारी जनसंख्या अलग है। अच्छा। हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए वो साफ करके। जबकि मैं नहीं मानता, मेरा यह मानना है कि मूलभूत तौर पे आदमी आदमी होता है। यस। अगर उस आदमी के पीछे हमने सही संस्कार को फोर्स किया, मैंने ये शब्द यूज कर रहा हूं। आज मैं अगर पुणे की जो सबसे बड़ी परेशानी मैं देखता हूं, अव्यवस्था, पहली बात, क्योंकि ये आया है, ये बाय द टाइम, पहले ये नहीं था। आज से 15 अगर साल पीछे चल जाए, 15-20 साल, तो पहले ये अव्यवस्था नहीं थी, या होगी डिफरेंट लेवल पे होगी। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, आज हुड़दंगबाजी ज्यादा है। एक छोटी सी चीज अगर बोली जाए, अगर हमने देखा है कि किस ढंग से महाराज का ही आज जन्मदिन है, कैसे सेलिब्रेट होता है, कोई सांस्कृतिक मैं चीज। तो खुश हूं कि कम से कम ये लाउड स्पीकर लगाकर नाचने गाने का जो कार्यक्रम है, वो कम से कम जो न्यूसेंस हुआ करता था, वो काफी हद तक मेरे ख्याल से सुधरा है। भाई मैं आई बेग टू पार्डन, बट ये बदला है, ज्यादा हुआ है, ज्यादा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ जो सिविलाइज्ड एरियाज है, यहाँ पे शायद नहीं हुआ, पहला। दूसरा ये हुआ है भाई, मैं लाउड स्पीकर लगा के नाचने के भी खिलाफ नहीं हूं। मेरा मानना है कि तुम नाच भी रहे हो ना अगर, तो वो जो धुन है ना वो मैटर करता है। तो देखो, एक आप होती रामनवमी है पे राम की भक्ति में अगर नाच रहे हैं तो वो अलग बात होता है। होती है, और शीला की जवानी पे आप हाँ, नाच रहे हो तो वो अलग एक बात होती है आपकी संस्कार और संस्कृति। हाँ। 50 साल पहले तो लाउड स्पीकर नहीं थे, लेकिन आप वो संस्कार और संस्कृति आपने जिंदा रखा था। उस वक्त को कैसे रखा था? आपने कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए आपने नुक्कड़ सभाएं की, आपने उस वक्त को साथ मिलकर हम क्या स्मरण कर सकते हैं, सिमरन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, पंजाबी में, तो वो करने की आपने कोशिश की, राइट? आज तो वो रह गया कहीं बगल में। उन्होंने लिख रहा था कि पेड़ों को कैसे संभालना चाहिए, आज हमें याद दिलाना पड़ता है लोगों को, देखो भाई वहां से हमारा वृक्षवल्ली आमा सोई रिवंचरे,
ये लिखा हुआ है हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में है। हमें आज तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई ये होता था। हाँ। ये कटुता हमें इस बात की है, बाकी कुछ नहीं। ये तो कुल मिलाकर के हाँ। यार है, ये जो चीजें हैं समाज में, इनफैक्ट एक और बड़ी चीजें जो आज बढ़ी हैं, एक फ्लेक्स को लेकर के हमने देखा है। यही कहानी है फिर से वही आप वापस प्लास्टिक को ले आए। हाँ। देखो यहाँ हमारे संस्कृति में हम एक ट्रॉपिकल राष्ट्र है। ट्रॉपिकल राष्ट्र में होता क्या है, आप केले को छिलका निकाला जी, केला खा लिया, छिलका फेंक दिया, 2 घंटे में 32 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड में केले के छिलके की मिट्टी हो गई, राइट। अब आपके अंदर वो गार्बेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। केले का छिलका को आप छिलका निकाल के नॉर्थ अमेरिका में, स्वीडन में फेंकोगे सड़क के ऊपर, तो 6 महीने बाद जब वो बर्फ पिघलेगा तब देखेंगे अरे वो केले का छिलका वैसे ही है वहां जैसे फेंका था हमने। अब उसका क्या करे, तो उसको गार्बेज डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे हमारे पास में गार्बेज बनता नहीं था क्योंकि पैकेजिंग प्लास्टिक का लफड़ा नहीं था, जैसे तुमने सही कहा। अब होता क्या था 1980 के दशक में जब हम बड़े हो रहे थे, तब था कि भाई दूध आता था बोतल के अंदर, बोतल की जो ढक्कन थी वो एल्यूमिनियम की होती थी, वो उठा के फेंक दिया बगल में, वो इकट्ठा करके एल्यूमिनियम का हम बेच देते थे, महीने के एंड पे उसका जो रीसेल वैल्यू था वो हो जाता था। दूध की बोतल खाली कर दी, दूध हमने बोतल धो के वापस रख दिया जी, दूसरे दिन वो ले गया, दूसरे बोतल पकड़ा दिया। दादाजी मेरे या नाना जी दोनों जाते थे अपने बाजार, कभी गए कपड़े का थैला लेके, स्टील के डिब्बे लेके जाते थे, झोला। हाँ झोला, मीट आता था, चिकन आता था, मछली आता था स्टील के डिब्बों में, आपका सब्जी आ जाता था कपड़े के थैलों में। आज आ गया कपड़ा का थैला, धुल गया, सूख गया, हो गया खत्म। अब आपका जो कचरा बना, सब्जी का बना, कुछ बना, ये बना, एक गड्ढा बनता था, उस गड्ढे में वो चले जाता था। गड्ढा भरने के बाद में जी उसके ऊपर एक पेड़ लगा देते थे आप, वृक्षवल्ली सोयरी वंचरे सब सेट। अब कचरा जब आपका तैयार होता ही नहीं था, वो जीरो वेस्ट के पुणे में हम पले बढ़े, हमने पुणे में कोई कचरा नहीं देखा। शुरुआत हुआ कहाँ कचरे का कि दूध थैली में आने लग गए दूध, और कई लोग फिर हमको याद है मिडिल क्लास के, ये दूध का थैली भी धो करके लटका कर रखते थे कि भाई शायद इसका कुछ काम हो, लेकिन नहीं हुआ। आज आदमी आदत क्या पड़ गया उसको, वही पैकेजिंग है जी, केले का छिलका है उसके लिए, उसने पैकेजिंग खोली, फेंक दिया सड़क पे, आ गया आपका भाई प्रॉब्लम शुरू। अब ये प्रॉब्लम कितना बड़ा हो गया, अब 3,500 लैंडफिल है पूरे देश में, और करीब 150 करोड़ टन उसमें कचरा पड़ा हुआ है, और उसमें से मैक्सिमम कचरा यही है प्लास्टिक, जो 10,000 सालों में इसका विघटन नहीं होगा, इसकी मिट्टी नहीं बनेगी। और अब ये सोच रहे हैं कि भाई इसका कैसे करें। तो एक तो आप इसको प्लास्टिक को पूरी तरह से सिस्टम से हटाइए, क्योंकि 140 करोड़ जनता की बिहेवियर को आप चेंज नहीं कर सकते, ओवरनाइट तो नहीं होगा, या लंबा टाइम लगेगा। समाज में जो चेंज है वो ऐसे नहीं। मेरा एक चीज है यहाँ पे, 2 चीजें हैं। मैं पहले एक छोटा सा एक बात जरूर पुट करूंगा उस केले के छिलके के बात पे। मुझे आज भी याद है कि जब हमारे सिविक सेंस का जो क्लास होता था, सिविक होता था ना, सिविक साइंस, सिविक साइंस में स्पेशली ये बोलते थे कि राम ने केला खाया और केले का छिलके को वहां गिराया, और कोई फिसल गया तो हमें नहीं फेंकना चाहिए, हमें सड़क पे केले का छिलका नहीं फेंकना चाहिए। और उस समय बचपन में ये नहीं सिखाते थे कि कूड़ेदान में जाना, क्योंकि उस समय कूड़ेदान का कॉन्सेप्ट नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में एक दिन आया कि ये क्या गड़बड़ क्या हुई। तो गड़बड़ ये हुई कि वो केले जो है, केले की जगह हमारे हाथ में अब वो चिप्स का पैकेट आ गया, बिस्किट का पैकेट आ गया, या जो भी चीज है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हम यूं खा करके ऐसे फेंक रहे हैं, आज वही कॉन्सेप्ट अभी भी है कि हमने यूं खाया फेंक दिया बस। तो जो हमारा अगर कॉन्सेप्ट कहीं चला जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ जाएगा, उसका तो मिट्टी बनना है नहीं, वो तो ऐसा दाना है कि उसको 1000 साल उसकी लाइफ है, 10,000 साल 15,000 साल पड़ा रहेगा। ये तो है। अभी एक चीज यहाँ पे एक अमित हमने बात एक चीज रखना चाह रहे थे हम, यही केले के कॉन्सेप्ट के बाद में, कि ये सब तो चीजें चलती रहेंगी, होता रहेगा। जब इतना साल हम लोग जी के आए हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि 20 साल पहले ये परेशानियां नहीं थी, हमने आगे कदम बढ़ाया कुछ चीजों बनाने के लिए, हम इतना साल ऑलरेडी उनके इन सारी चीजों के बिना जी रहे थे, चाहे वो प्लास्टिक जैसी चीजें हो, इसके बिना हमने इतना जीवन बिताया है। अब यहाँ पे आकर के हम लोगों को इसको छोड़ने में नहीं बन रहा, हमने इसको अपनी नेसेसिटी बना ली है। तो क्या इस नेसेसिटी को, क्या ये नेसेसिटी है भी? नहीं है, नेसेसिटी तो नहीं। ये सबसे पहला सवाल है, क्या ये नेसेसिटी है भी, या हम लोग इसको जबरदस्ती अपने जीवन में जोड़ के रखा है? सस्ता ही है, देखो इतना सस्ता है प्लास्टिक। ये अच्छा, इज इट्स ए कॉमर्स? कॉमर्स है, कॉमर्स है बिल्कुल।
क्योंकि हमें अपने फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा दिन तक जिंदा रखना है। मतलब जैसे चिप्स है, चिप्स कौन खरीदता है? गरीब आदमी तो नहीं खरीदता। हम ये नहीं कर रहे, मतलब कि लेकिन आपको उसको आदत डलवाने के लिए, उसको भी एडिक्ट बनाने के लिए आपने चिप्स के 5 रुपए के पैकेट भर दिए। उसमें 90% हवा होता है, उस पैकेट में 10% चिप्स कुल मिलाकर के 5 रुपए का आप उसको पकड़ा रहे हो, वो आधे आलू का भी चिप्स नहीं होगा उसमें। लेकिन वो आपने क्या किया है, आप कचड़े को ले जा रहे हो लास्ट, लिटरली बॉटम ऑफ द पिरामिड तक। हाँ, कि बस्ती तक कचड़ा पहुंचे, बॉटम ऑफ द पिरामिड तक कचड़ा जाए। उसको भी उसको भी कॉन्सेप्ट तो है नहीं कचड़े का, तो वो भी वही कर रहा है। क्या ये कॉमर्स भी जो है एक बहुत बड़ी चीज तो है ये इसके पीछे? एक प्रिंसिपल होता है कि पॉल्यूटर पेज। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है कि आप यदि प्लास्टिक का उत्घटन आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप दूध को प्लास्टिक में बांध के, आपका जी नाम कुछ भी हो, अमूल हो, चितले हो, कुछ भी हो, कातरश डेयरी हो, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस प्लास्टिक की जिम्मेदारी भी आपकी है कि उसका करना क्या है। अभी वो अकेला तो कर नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अकेला उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो अकेला बोलेगा सर मेरा 3,000 करोड़ टर्नओवर है, उसमें मैं आपको 3% जो मेरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पैसे दे देता हूं, आप कुछ कीजिए। तो यहां जिम्मेदारी आ जाती है सबकी, सिविल सोसाइटी के, स्वच्छता कर्मियों की, म्यूनिसिपैलिटी की, ये सब लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बात आती है। हमारी इंडिविजुअल की भी सबकी जिम्मेदारी आती है। अब इंडिविजुअल तो साइंटिस्ट है नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, उसको तो इतना पता कि कचरा दिखता है, ये हटना चाहिए। तो आदर पूना वाला जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की, जो इतने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं निकल रहा। यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? तो ये जब तक ये सारे डायमेंशंस के ऊपर सोच करके आप जब तक गोल नहीं रखोगे खुद के सामने कि मैं अगले 2 साल में पुणे को कचरा रहित करना चाहता हूँ, जीरो वेस्ट होना चाहिए मेरा पुणे सिटी, तब तक जी आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपका यही चलता रहेगा। आप यहाँ बंद करने की अगर कोशिश करोगे, वहां कुछ शुरू हो जाएगा, वहां कुछ कोशिश करोगे, यहाँ कुछ शुरू हो जाएगा। एक एक करके आपको सारे नोड्स जो है वैल्यू चेन के, उसमें आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक चीज एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आईएएस अफसरों को उतना पावर है, नेता लोगों को वो चाहत है कि भाई करे, फिर हो क्यों नहीं रहा? मतलब यही क्या मकसद, मेरा मकसद अब यहाँ पे ये रहता है कि जिन नेताओं से हम लोग मिल रहे हैं, जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं थोड़ा भी, तो ये हमारे लिए भी बहुत नया है। बिकॉज कि जब मैं अकेले खुद के दम पे काम करता हूं तो एक अलग ही लेवल पे काम को हम लोग ले जा पाते हैं, उसमें सफलता लेके आते हैं। लेकिन जब हमें नेताओं के साथ काम करना पड़ता है, तब हमें भी, हमारे अंदर भी कंपल्सन आता है, मतलब होता है ना कि बंधन आ जाता है, क्योंकि हमें बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है, कभी उनके चीजों को, कभी चीजों को। लेकिन कुल मिलाकर के जब हम लोग इसका एक व्यापक अगर हम देखें, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये एक टाइम है, दिस इज ए टाइम, मतलब ना, जहां पे एक बड़ा चेंज आ रहा है। या इसको अगर हम लोग अच्छे से पुश करें, अच्छे से एक अलग एनर्जी में लेके जाएं, तो आज हमारे पास जो यूथ है, लोग भले जेनजी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो यूथ है, अगर हमने सही तरीके से चीजों को समझाया, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा मैन पावर है। बिकॉज की जो जनरेशन पास हो गई है, चाहे वो हमारी हो, आपकी हो, मैं तो इसी जनरेशन में हूँ, बट जो आपकी जनरेशन है या जो हमारे पीछे की जनरेशन है, जो भी अभी देखो, मैं 49 साल का हो गया हूँ, 49 ईयर्स का हो गया। हाँ, हाँ, आपकी जीवन रेखा की अपेक्षा तो बढ़ते जा रही है, हाँ, मॉडर्न मेडिसिन है, ये वो है। थोड़े दिनों में 100 साल से पहले तो डॉक्टर भी आपको मरने नहीं देगा। हाँ, तो मान के चलिए मुझे और 50-51 साल यदि जीना है, 56 साल जीना है, जितने भी साल जीना है, तो मैं ये कचड़े कूड़े में क्यों जीऊं यार? मेरे लिए भी तो ये सवाल है। मैंने वो जिंदगी देखी है जब पुणे में ना कोई एयर पोल्यूशन था, कॉर्पोरेशन का पानी दूसरे मंजिल तक टंकी में चढ़ जाता था और हम कॉर्पोरेशन का पानी नल खोल के पीते थे। वो अभी भी पी रहे हैं डायरेक्ट, वो अभी भी पी रहे हैं। हाँ, वो अलग चीज है कि 50% पुणे अभी टैंकर के ऊपर निर्भर हो गया, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि पुणे में टैंकर क्या चीज होती थी हमें पता भी नहीं था। पता भी नहीं था। आज ग्राउंड लेवल हाँ, का जो वाटर, बिल्कुल ग्राउंड वाटर था, एकदम बहुत इजीली एक्सेसिबल था, और ग्राउंड वाटर की भी जरूरत नहीं होती थी। म्यूनिसिपैलिटी की पानी बिल्कुल बढ़िया। अभी भी आप देखोगे जहां म्यूनिसिपैलिटी की पानी जा रही है, वहाँ एक नंबर पानी है। ये पानी म्यूनिसिपैलिटी के हम पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये हमारे पूना में हमने ये सब बेहतरीन चीजें एक्सपीरियंस किया है। आज हमारे पास सारे संसाधन होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चोरी ये पूना के जनता के ऊपर, यहाँ के लोग, यही लोग, ये आईएएस आला अधिकारी हो गए, ये 15,642 लोग जो पुणे कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉई है, सारे 100% के 100% मराठी बोलते हैं, राइट? इनको अपने राष्ट्र से, राज्य से कुछ तो प्यार होगा कि भाई ये ठीक करे चीजों को। लेकिन वहां नहीं। आप पूना कॉर्पोरेशन में जाकर एक काम करवा के दिखा दीजिए बिना रिश्वत दिए,
तो यहाँ मेरे मेरे सवाल ये आते हैं कि यार आप कब सुधरोगे और सुधरने का क्या लोगे, कितने करोड़ कमाओगे? आपका जो लूटपाट है वो तो हम खत्म नहीं कर सकते, आप तो करोगे ही, क्योंकि आपको आदत लग गई है, आप लूटिए, लेकिन काम तो कीजिए। नहीं, तो मेरा मेरा यही कहना है इसमें, मतलब एक गुड नोट पे अगर हम कहें इन चीजों को, मेरा ये लगता है, मेरे अंतरात्मा ये कह रही है विक्रांत, कि शायद वो वक्त आ गया है जब हम लोग ये बात इनको बोले कि आप सभी लोग, चाहे जितने भी नेता हैं पुणे के, आप हो गए हो अमीर, हाँ, हो गए अब हो क्या बचा है और भाई, अब कितना लोगे, कितना लोगे यार, और कितना खाओगे इसका? कहीं ना कहीं हद है। अब होता है ना कि एक ऐसी जगह पहुंच गए कि हम सभी लोग हाथ जोड़ लें, हाँ। हाथ जोड़ करके सभी जितने भी अफसर हैं या जितने हमारे काम करने वाले हैं, जितने चाहे हमारे नेता हैं, सबके सामने एक हाथ जोड़ के बोले कि बस बस करो यार, अभी बस कर सुधर दीजिए। जाओ। हाँ, अब सुधरने का प्लीज, क्या लोगे वो बता दो। हाँ, हाँ, ठीक। अब तो इतना ले लिया ना हमने, और भी ले लो यार, लेकिन हाँ, सुधरने का क्या लोगे बता दो और इसे खत्म करो। सरकार से बोल के कि भाई इनकी तनख्वाह में 50% और और इजाफा दे दो, करें। 100% दे दो, 200% दे दो, हम दे देंगे, लेकिन ठीक तो करो चीजों ठीक को। है। लेकिन ये जो चीज है, ये एक टेक है जिस पॉजिटिविटी को लेकर के मैं जिंदा हूं, और यही पॉजिटिविटी को लेकर के मैं आगे थ्राइव करना चाहता हूं कि नहीं यार, वो है। और मुझे एक भरोसा है पुणे को लेकर के, अमित, हमेशा माना है कि बढ़िया बढ़िया जो देश की जो क्रांति है वो हमारे पुणे में हुई है। देश की अच्छी बड़ी क्रांतियां जो है पुणे में हुई, चाहे वो फूले साहब को लेकर के हो, चाहे बड़े बड़े बहुत बड़ी क्रांतियां यहाँ पे हुई हैं। तो अंतरात्मा मुझे यही बोलती है कि यहाँ पे हम आप ऐसे लोग हैं, साला फिर से उसको अलग जगाया जाए, फिर से समाज होता ना एकदम। समाज इतने आसानी से नहीं बदलता। हाँ, of course। चार चार ही सरकमस्टांसेस होते हैं, संभावनाएं होती हैं, सिचुएशन होती है जिसमें समाज बदलता है। एक होता है युद्ध, कि आप सब इकट्ठा हो गए जी पाकिस्तान के साथ, तो हमें बदलना है, सबको इकट्ठा होना है, लड़ना है, देश को बचाना है, तो आप इकट्ठा हो जाए या चेंज हो जाए। दूसरा होता है नैसर्गिक आपत्ति, कि अर्थक्वेक हो गया, सब हो गया, सुनामी आ गई, ये हो गया, तब समाज में चेंज होता है। तीसरा होता है एपिडेमिक, जैसे एपिडेमिक आ गया कि अभी क्या है भाई, कोविड आ गया, तो अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा साथ में, सब लोग आ जाओ लड़ो, तब समाज में कुछ परिवर्तन। या फिर होती है क्रांति। चौथा जो है कंटेंशन के, क्रांति, रेवोल्यूशन, उससे समाज में चेंज आएगा। तो क्रांति लाने के लिए हमें समाज में जाकर उनको समझाना पड़ेगा, रे भाई इसका क्रांति करो। हाँ। नहीं करेंगे तो ये कचड़ा एक ऐसा नासूर है कि आप सबको खा बैठेगा। दिल्ली में हो चुका, दिल्ली खत्म दिल्ली में हो चुका, बेंगलोर में हो चुका। दिल्ली इरिवर्सिबल केस है। मैं नहीं, रिवर्सिबल केस है भाई, सारे केस रिवर्सिबल है। मेरा ये कहना है, दिल्ली एक ऐसी जगह है भाई अमित, मैं आज दिल्ली कम से कम सालों से जा रहा हूँ, और मैं लगभग 15 सालों से मैं दिल्ली को स्टडी कर रहा हूँ, स्पेशली कचरे को लेकर के। ऐसा लगता है नहीं होगा इसका कुछ, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता, दिल्ली में रहने वाला एक भी दिल्ली का आदमी आपको दिल्ली के लिए काम करते नहीं दिखेगा। होता है ना, एक जागृति होती है समाज को, अपने 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 शहर को लेकर जो प्रेम होता है। आप दिल्ली के किसी भी व्यक्ति से बात कर लो, दिल्ली को घंटा, दिल्ली के लोगों को दिल्ली से कोई प्रेम नहीं है, कोई नहीं। मैंने इतना देखा है, मतलब हजारों लोगों को एक साथ में खाना खाते हुए और टिकते हुए वहीं पे देखा है, रोज का। एक किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर आप चले जाओ, छोला भटूरा मिल रहा है, साला शाम के टाइम में बैठ करके चल रहा है, दारू के साथ में छोला भटूरा या जो भी खा रहे हैं, बाहर ही फेंकना है उनको। डस्टबिन नाम का कॉन्सेप्ट उनको है ही नहीं। मैं आज से नहीं, मैं कितने सालों से ये देख रहा हूं, कभी 1% की जागृति नहीं आई। लेकिन अपना जो पुणे है, पुणे में एक डिफरेंट, मैंने कहा ना, पुणे का एक अलग माहौल है, पुणे की अलग एनर्जी है। यहाँ पे एक है, हम लोगों के अंदर में है, पुणे के अंदर में है, कि जो एक खूबसूरत पॉजिटिविटी जो हम लोग चाह रहे हैं, एक बड़ा चेंज जो चाह रहे हैं, वो पुणे में है भाई। ये मैं जानता हूं, मेरी अंतरात्मा, इसीलिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। भले कितने भी XYZ फैक्टर्स हो, बट ये चीज है पुणे में कि पुणे बदल सकता है, पुणे में है। तीन मुख्य प्रॉब्लम। एक वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम है, इसको खत्म करने के लिए आपको पेड़ चाहिए। दूसरा कचड़े का प्रॉब्लम है, उसका भी वेट कंपोस्टिंग करके ठीक करने के लिए, उसका मिट्टी करने के लिए आपको पेड़ चाहिए। तीसरा आपका पानी का प्रॉब्लम है। अब पुणे में 200 करोड़ लीटर रोज का पानी कंज्यूम होता है। 164 करोड़ लीटर, जो जिसको हम मराठी में सांड पानी कहते हैं, अंग्रेजी में सुएज कहते हैं, ये है वैसे हम नदी में बहा देते हैं। इस पानी में सुएज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि इंसान का मलमूत्र,
इसको तो चलिए आप एसटीपी में डाल के ठीक कर सकते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर के केमिकल, मतलब इसको साफ करने के लिए आपकी हार्पिक की इस्तेमाल हुई, साबुन का इस्तेमाल बहुत हुआ, सारा शैम्पू का चीज। इस्तेमाल हुआ। ऐसे 15,000 टाइप के केमिकल है जिसको दुनिया में कोई एसटीपी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ठीक कर सकता है। उसको भी ठीक करने के लिए एक ही तरीका है, पेड़ लगाओ, वो पेड़ में वो पानी को छोड़ो, वो पेड़ वो सब पानी, हैवी मेटल सब चीज पी लेता है पेड़, और आपको प्योर वाटर इवो ट्रांसपिरेशन के माध्यम से वो आपको फिर से एटमॉस्फेयर में दे देता है। तो पुणे के अब पास ये पुणे के पास में जमीन की कोई कमी नहीं, नहीं, यही मेरा पुणे मेरा के है पास कि में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। हम्म, अब तुम मानो या ना मानो, इसका ये पानी को ठीक करने के लिए 1500-1800 करोड़ रुपया जापान की सरकार ने ला कर जायका दे वाला रखी जो, है हाँ। 2016 से। इनका अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि किसने कितने पैसे खाने चाहिए, जिस वजह से अभी तक रोक रखा है काम को। अब सोचो, हद है मतलब बेवकूफी की। लेकिन अभी वहां जापान का आदमी कह रहा है आके कि भाई इंडिया का आदमी आप हो, हमको बहुत अच्छा लगता है, इंडिया के लोग आपको बुद्ध के का राष्ट्र हो वगैरह वगैरह, लेकिन हम हमारे जापानी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा प्यार आपसे करते हैं। उसको यदि कोई डेंगू या ये चिकनगुनिया का मच्छर ने आके काट लिया तो काम से गया। उसके अंदर तो वो इम्यूनिटी है ही नहीं कि वो डेंगू से लड़े, तो नहीं, खत्म। तो अभी अभी हमें तो हम पैसे हमसे लो और इसको ठीक करो, अच्छा, करते नहीं। हम क्या बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, मान लीजिए अभी इसको मैं बड़ा ही आखिरी में जाना चाह रहा हूं, जहां पे एक पॉजिटिविटी का एक गेम कर रहे हैं कि हमने एक बात समझी अभी हम लोग जो बात की कि एट द एंड ऑफ द डे कचरे के अलावा बाकी मोस्टली जो चीजें हैं उसका जो सॉल्यूशन है, चाहे वो एक्यूआई हो या बाकी कुछ जितनी भी भी हो, चीजें हैं, उसका एक बड़ा सॉल्यूशन क्या है, वो है पेड़। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। वृक्ष लगाओ, तो अमित, वृक्ष बचाओ, आखिरी वृक्ष आखिरी में लगाओ। आखिरी में क्या पुणे के पास में जो भी लैंड है अभी, हमारे पास में कितना लैंड आपके हिसाब से खाली है जिसमें हम लोग कितना पेड़ लगा सकते हैं? 9,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास में खाली पड़ा है। आर यू श्योर? यस यस, खाली मतलब, और ये खाली पड़ा किसकी है। जमीन है? ये जमीन कई लोगों की है, लेकिन वो तो प्रॉब्लम है नहीं, किसी की भी जमीन हो। आपके पास तो पैसे का भरमार है, तो वो तो है ही नहीं कि ये भाई आज पुणे यदि नहीं, लेकिन 600 स्क्वायर किलोमीटर है मान इज के इट ए चलो, प्राइवेट प्राइवेट लैंड यू आर प्राइवेट टॉकिंग लैंड अबाउट? भी हो, पहाड़ जमीन हो, ये क्या कहते हैं उसको, एम्प्टी ट्रैक्ट लैंड का हो, वेस्ट लैंड हो, ग्रास लैंड हो, कोई भी टाइप का जो लैंड हो, इस लैंड को आपको फॉरेस्ट में यदि कन्वर्ट करना है तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यदि 600 स्क्वायर किलोमीटर के पुणे के लिए 600 स्क्वायर किलोमीटर आपने ईयर मार्क करके पीएमआरडीए में जमीन आपने उसके ऊपर रिजर्वेशन डाल दी, वो जमीन का आपने किसी को टीडीआर दे दिया, पैसे देके खरीद लिए, जो भी है, एटलीस्ट आप उसके तरफ बढ़िए तो सही। होता क्या है, वो उस दिशा में हम जा ही नहीं रहे हैं। हम जा रहे हैं, हम पुणे के पेड़ जो हमारे पुरखों ने लगाए हुए हैं वो सब काट रहे हैं। उसको भी काट रहे हमने हैं। 90% पुणे के पेड़ काट दिए। आप पुणे सातारा रोड देख लो जहां पे आप होते हो, बिल्कुल। आप पुणे से सिंहगढ़ वाला सड़क देख लो, पुणे से बंबई वाला सड़क देख लो, पुणे से कोल्हापुर वाला सड़क, पुणे से नगर वाला सड़क अहमदनगर तक और आगे औरंगाबाद तक, ये सब पेड़ों से लदे हुए सड़क लदे थे। हुए थे। अभी भी औरंगाबाद के पास में, या सॉरी हाँ संभाजी महाराज थी नगर में, हाँ हमने पेड़ जो थे वो ग्रीन टनल का काम करते बिल्कुल। थे। इनफैक्ट कि सतारा रोड पे अभी भी जो हमारा कातरज घाट में 56 पेड़ हमने देखे हैं। क्या ये इतना मुश्किल है समझना कि हम फिर से बहुत मुश्किल उतने है समझना। चौड़े, उतना चौड़ा, उतना हमने हैवी पेड़ नहीं हमने जन्मा हमने सकते? औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर कर दिया, हमने अहिल्या नगर कर दिया जी, अहमदनगर का, वो सब हमने कर दिया। लेकिन उन्होंने जो संस्कार हमें दिए, उन्होंने पेड़ लगाए ना ये सारे, आप वृक्षवल्ली आमा सोयरी वंशरे तो उनके संस्कार है। हम्म, ये तो उनके संस्कार, हमने वो संस्कृति हमने कहीं त्यागी, कहीं त्याग दी। बस तुकाराम नाम हमने बदल दिया, तुकाराम उनको हमने महाराज छोड़ दी कहीं। तुकाराम वो महाराज हम हमारी कृति में वो नहीं है, कीर्ति में नहीं, क्योंकि तुकाराम महाराज हम्म। मतलब जो जिन्होंने पूरे विश्व तो को मतलब एक अब जरूरी ये है कि हम कहें कि भाई अब ये संस्कृति जो हमारी है इसको किसी तरीके से हम जोड़े, नहीं तो करते करते तो खत्म ही हो जाएंगे हम। आज का जो बच्चे वाले लोग हैं वो तो सब लगे हुए हैं रील में, 10 सेकंड 30 सेकंड में खेल खत्म। खेल खत्म। इतना लंबा जो इंटरव्यू है, वो पता नहीं कोई देखे नहीं देखे क्या होगा। कुछ लेकिन हमारी उम्मीद जो है वो ये नहीं है, हम किसकी, हमारा मकसद ये नहीं है यहाँ पे ये बात या कन्वर्सेशन का कि हमें कोई देखे। ये मकसद ये है कि हमें वो लोग देखें कि जिनको सच में एक उम्मीद जगानी है अपने अंदर, एक उम्मीद जगानी है अपने समाज के लिए, और जिनके अंदर में ये उम्मीद है कि वो बदलेंगे और समाज को भी बदलेंगे। हम लोग उनके लिए ये सारा, ये इतनी मेहनत कहिए, इतना ज्ञान कहिए, ये हम उनके लिए ही कर रहे हैं।
और ये सारा कुछ और खुद के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि course, हम भी चाहते हैं कि यार हम एक साफ सुथरी जगह में रहे। हाँ, फिर से वही पुराना वो पुणे, पुराना पुणे आ जाए यार, जहाँ साला AQI 10 हो, जिससे मोहब्बत ठंड थी। हो, जिससे मोहब्बत थी, हाँ, जो कसम से। ठंड हो यार, बरसात आ जाए हल्की हल्की, तो ऐसे लगे अरे यार आए क्या हाय, जिंदगी, क्या मतलब सच में जिंदगी पुणे, मजे आ गए। पुणे हाँ? एक वक्त में महबूबा थी। यार पुणे महबूबा थी ट्रैफिक के जाम कि में फंसे हुए साला धुआं पी रहे हैं, ये पुणे क्या एक चल वक्त रहा में महबूबा थी है। जिससे मोहब्बत हुई थी। आज पुणे देवी बन गई है कि मतलब क्या बताएं। डांटती फटकारती है, कि लड़ती है, बहुत बस ये 24 घंटे वही कर रही है अपने साथ। और हम उससे प्यार करना भूल गए। हमारा ऐसा कि भाई घर छोड़ के भागो। क्या हो रहा है? सही बात। खैर, पॉजिटिव नोट पे बिल्कुल, फिनिश इट। यस, तो गिव योर लास्ट थैंक यू। मैं समवेयर ये रिमार्क। चाहता हूँ, देखो, यू हैव टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, वाटर पॉजिटिव, जीरो डिस्चार्ज। कार्बन न्यूट्रल का मतलब है आप जितना प्लास्टिक कंज्यूम करते हो, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, इसको आपको ऑफसेट करना पड़ेगा। वाटर पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि पानी आप जितना कंज्यूम कर रहे हो, उससे ज्यादा पानी अपने जमीन के अंदर दे देना चाहिए, प्योर वाटर। और जीरो डिस्चार्ज का मतलब है कि आपके पास से जीरो कचरा जाना चाहिए कहीं भी, जमीन अनकंटेमिनेटेड होनी चाहिए, अनकंटेमिनेटेड सॉइल। ये है हमारा हक, और ये संवैधानिक हक है। आर्टिकल 21 में हमको ये सिखाया गया है कि ये भाई आपका हक है। तो ये हम हमारा हक छोड़ के बाकी सब बार बार हम दूसरे को ब्लेम करके तो नहीं चलेगा, कहीं कुछ जिम्मेदारी खुद को भी लेनी पड़ेगी। यही कह के थैंक यू, धन्यवाद, और फिर जुड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर बात होगी, बात होती रहेगी, चीजें होती रहेंगी। सो दोस्तों, जैसा कि हमेशा मैंने आपको बताया कि हमारा प्रयास है कि जो अभी जैसे अमित ने एक बात बोली थी, क्रांति, तो हमने इंकलाब जहते का जो आपको पता है कि जो लाइन है, इंकलाब जहते का जो मेन मोटो है, मेन लाइन है, वो यही है, सत्य, कर्म, क्रांति। सत्य हम देखेंगे, सत्य हम बोलेंगे, सत्य हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमें पता है कि सिर्फ सत्य रखना ही काफी नहीं है, सिर्फ सत्य से क्रांति नहीं होगी, सत्य बोलने से, सत्य रखने से क्रांति नहीं होगी। सत्य के बाद में जो सबसे बड़ा लाइन आता है, कर्म। और इंकलाब जहते का जो एक लाइन है कि आओ कर्मों से देश बदलते हैं, वही हमारा मेन चीज है कि सत्य के बाद में जब कर्म सत्य के साथ जुड़ता है, जब मेहनत सत्य के साथ जुड़ता है, और जब लग के देश के लिए काम किया जाता है, तब होती है क्रांति। तो सत्य के साथ में कर्म को जोड़ के हम लोग यूं ही क्रांति करते रहेंगे। आप तक हम इसी ढंग से, जहां आप हमारे काम की वीडियोस देखेंगे कि जहां हम काम करते होंगे, और जहां एक भाग वो होगा जहां पे हम आपके पास में अमित सिंह जैसे लोग लाएंगे, जिनका जो तलमल है, जिनके अंदर में बस एक है कि इसको बनाना है, जिनके पास में नॉलेज है, जो लड़ रहे हैं इतने टाइम से, लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दे रहे हैं, पुणे को बदलने के लिए लगे रहते हैं दिन रात। कभी इस वार्ड ऑफिस में फाइट है, कभी उस वार्ड ऑफिस में फाइट है, ताकि पेड़ बच सके, हमारा पूना बच सके। तो ये जो तलबल इनके अंदर है, जो तलबल हमारे अंदर है, वही पुणे के हर एक नागरिक के अंदर आना ही चाहिए। अब ये वक्त आ गया है, पुणे को आपकी जरूरत है, पुणे को अपनी हमारी जरूरत है। पुणे को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाना है। ये रैंकिंग के लिए नहीं, ये बकवास झूठी रैंकिंगों के लिए नहीं। पुणे को हमें विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाना है, हमारे दिमाग में जहां हमें गर्व हो रहा होगा हमारे शहर पे कि हाँ हमारा शहर है इतना साफ, हाँ हमारा शहर है इतना बेहतर, और वो गर्व हमारे अंदर में था, हमें फिर से उसको वापस लाना है। और उसके लिए ज्यादा जरूरी है हर किसी का सम्मिलित होना, हर किसी को, ये जो क्रांति हो रही है, ये जो बदलाव हो रहा है, इसमें हर किसी को पार्टिसिपेट होना होगा। दूसरा कोई चारा नहीं है, आपको भी जुड़ना पड़ेगा। यही हमारा आखिरी वाक्य होगा। मैं आपसे चाहूंगा कि हमारी टीम के साथ जुड़िए। ये जो मोटो है, ये जो विजन है पुणे को साफ और सुंदर बनाने का, इससे जरूर जुड़िए। आप बहुत अच्छे काम में जुड़ रहे हैं। इस बात को आपको गर्व होगा आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद कि आप एक ऐसे लोगों से जुड़े हैं कि जो सच में, जिसने पुणे को बदला है, और आपको अपने आप पे भी गर्व होगा। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू। यहाँ पे अभी कैमरे पे अनीक, दीपेश, हर्षल, मैं विक्रांत सिंह, और आज अमित के साथ में। थैंक यू सो मच। इंकलाब जयते, जय हिंद।